आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हमने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब पे रिव्यू के लिए डाला था एंड उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। सो अब से ये स्टोरी इसी पे पब्लिश होगी एंड तक। एंड हम मेंबरशिप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप टेलीग्राम पे आके हमसे ले सकते हो। एंड आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वेरीफाई कर लें कि आप रियल से बात कर रहे हैं। बाकी हम ये वॉइस इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि ह्यूमन टच दे सके एंड चैनल को रिमूव होने से बचा सके। कॉपीराइट का भी उसको सेव रखें। रुद्र के किले से निकलने के बाद उसने एक अधिक सुनसान जगह ढूंढी और गंभीर औषधियों को तैयार करना शुरू कर दिया। इस बार रुद्र की उपज वाकई बेहद ताजगी भरी थी। ये पिछले सभी दिनों में प्राप्त सभी गंभीर औषधियों से कई गुना अधिक थी। लेकिन ये सब व्यर्थ था क्योंकि रुद्र एक के बाद एक औषधियां तैयार करता गया और दिव्य बिजली उन्हें घूंट घूंट करके ग्रहण करती रही। गंभीर औषधि तैयार करने के बाद रुद्र ने पाया कि उसके दांतियान में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बल्कि बदलाव बहुत ही मामूली था। गालियों की परवाह किए बिना रुद्र ने अपना शोधन जारी रखा। अंततः इस बार लूटी गई हर चीज का शोधन करने के बाद उसके दांतियान में एक बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन ये परिवर्तन केवल एक क्षण के लिए ही हुआ। ये सही था, रुद्र आखिरकार मूल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने की कीमत काफी भारी थी। रुद्र ने अपनी सारी गंभीर औषधियों का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सरसराहट अचानक रुद्र की आंखों में चमक आए और उसने सावधानी से पूर्व दिशा की ओर देखा क्योंकि वहां कई लोग तेजी से भाग रहे थे। उस बदलाव ने रुद्र का ध्यान आकर्षित किया। उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित किया और निम्नलिखित शब्दों को सुनने लगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मैंने सुना है कि तेजस राजकुमार के महल की तीसरी महिला मेनका फूल की तरह सुंदर है। वह नीले प्रांत की सबसे खूबसूरत महिला है और उसे देखना तो लाजवाब है। क्या आपको यकीन है कि मिस मेनका ने सामने डेरा डाल रखा है? बिल्कुल, मैंने इसे खुद देखा है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बढ़िया है। अगर मुझे अपने जीवन में ऐसी सुंदरता अपनी आंखों से देखने को मिल जाए तो मरना भी सार्थक होगा। लेकिन क्या तेजस राजकुमार के महल के लोग हमें पास जाने देंगे? चिंता मत करो, तेजस राजकुमार का महल एपेक्स स्कूल जितना अनुचित नहीं है। तो पता चला कि खुशी और उत्साह से पागलों की तरह दौड़ रहे कई पुरुष केवल तेजस राजकुमार के महल की तीसरी महिला के सुंदर रूप को देखने जा रहे थे। आह, ये लोग सचमुच बहुत ऊब चुके हैं। उन लोगों की हरकतों को देखकर रुद्र ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। लेकिन तभी उसने अपना सिर ऊपर उठाया। आसमान का रंग देखकर उसे पता चला कि काफी रात हो चुकी है और जल्द ही अंधेरा छाने वाला है। खाली बैठे रहना उबाऊ था, इसलिए रुद्र भी लोगों के समूह के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के भीतर एक खाली जगह में सुनहरे रंग के कवच पहने युवकों का एक समूह व्यवस्थित ढंग से खड़ा था। कुछ पुरुष तो डेरा डाल रहे थे और एक बेहद आलीशान तंबू लगा रहे थे। सुनहरे कवच वाले पुरुषों के समूह के अलावा वहां सुंदर महिलाओं का एक समूह भी था जिनमें कई तरह की आकर्षक अदाएं थीं। वे आग जलाकर खाना पका रही थीं। वे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रही थीं। लोगों का ये समूह तेजस राजकुमार के महल की एक शाखा था। चाहे वे रक्षक हों या सेवक, सभी गंभीर विद्या के विशेषज्ञ थे और उनकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। तेजस राजकुमार के महल की भव्यता देखकर कुछ लोग प्रशंसा से आहें भरने लगे। हालांकि सबसे आकर्षक चीज खाली जगह के बीचों बीच रखी पालकी थी। वह पालकी बेहद खूबसूरत थी और विशेष प्रकार के जैड पत्थरों को तराशकर बनाई गई थी। वह अत्यंत सुंदर थी। पालकी के प्रवेश द्वार के पास दो सेवक खड़े थे और वे दोनों देखने में बेहद आकर्षक थे। उनकी गोरी त्वचा और लंबा कद देखकर उस सुनसान मैदान के बाहर खड़े शिष्यों का समूह दंग रह गया। छी, ये तो गंवार हैं जिन्होंने कभी खूबसूरती नहीं देखी। लोगों के उस समूह के कामुक भावों को देखकर रुद्र ने खुद को रोक नहीं पाया और तिरस्कार भरी निगाहों से उन्हें कुछ निगाहें मारी। हालांकि उन नौकरों की शक्ल सूरत बुरी नहीं थी, लेकिन उसे सिर्फ इतना ही कहा जा सकता था कि वह बुरी नहीं थी। रुद्र के शरीर में मौजूद अग्नि की तुलना में तो वह बेहद साधारण थी। देखो, वो आ रही है, वो आ रही है। नीले प्रांत की नंबर 1 सुंदरी आ रही है। अचानक किसी ने हैरानी से चीख मारी। इसके बाद खाली जगह के बाहर खड़े सभी पुरुष और महिलाएं अपने पंजों पर खड़े हो गए। उनकी आंखें मानो फटी रह गईं और वे सब उस पालकी के प्रवेश द्वार की ओर उमड़ पड़े। उनका उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। उसी क्षण रुद्र को दरवाजे खुलते ही बर्फ जैसी सफेद सुंदर टांगें दिखाई दीं। वे टांगें सचमुच बेहद खूबसूरत थीं। लंबी, पतली और सीधी, उनमें कोई कमी नहीं थी। वे राधिका की खूबसूरत टांगों से भी कम नहीं थीं। उन खूबसूरत टांगों को देखकर रुद्र का दिल भी उछल पड़ा। हालांकि उसके पीछे खड़े कामुक लोगों ने रुद्र के सामने आकर उसे पूरी तरह से देखने से रोक दिया। अरे यार, क्या तुम लोगों ने इससे पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखीं? अपने सामने खड़े पुरुषों की घनी भीड़ को देखकर रुद्र क्रोधित हो उठा। उसने झट से कई पुरुषों को पीछे खींच लिया।
उस क्षण अंततः रुद्र की दृष्टि मेनका के शरीर पर पड़ी। लेकिन इस बार रुद्र के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। पल भर में एक अद्भुत भाव से उसका चेहरा कड़वा हो गया, मानो उसने करेला खा लिया हो। मेनका के व्यक्तित्व में सचमुच कोई कमी नहीं थी। आगे और पीछे दोनों तरफ उभरी हुई बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा, लेकिन उसका चेहरा देखकर कोई भी डर के मारे मर सकता था। उसका चेहरा जूते के सींग जैसा था, पूरे चेहरे पर चेचक के निशान थे, लाल रंग की आंखें थीं, झींगा मछली जैसी नाक थी, मेढक जैसा बड़ा मुंह था और उसकी छोटी उंगली नाक के एक नथुने में गहराई तक घुसी हुई थी। वह बड़े ही सहज और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपनी नाक खुजला रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसकी निगाहें। जब उसने भीड़ की ओर देखा तो उसकी निगाहों में तिरस्कार और गर्व का भाव था, मानो उसे सचमुच यह महसूस हो रहा हो कि वह नीले प्रांत की सबसे खूबसूरत महिला है और कोई भी पुरुष उसकी दिव्य दृष्टि में प्रवेश नहीं कर सकता। उसे लगा कि भीड़ के हैरान चेहरे उसकी सुंदरता से चकित होने के कारण थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वे चेहरे असल में उससे भयभीत होने के कारण थे। वा टिल्ड टिल्ड टिल्ड। ठीक उसी समय रुद्र का सहनशक्ति क्षीण हो गया और उसने मुंह खोलकर उल्टी कर दी। उसने सचमुच उल्टी कर दी और सबके सामने उल्टी कर दी। हालांकि रुद्र की उम्र इतनी नहीं थी, फिर भी उसने अनगिनत महिलाओं को मोहित किया था। उसने कई खूबसूरत और बदसूरत महिलाओं को देखा था, लेकिन उसने मेनका जैसी बदसूरत महिला को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी असाधारण सुंदरता रुद्र की उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी। बेशर्मी, मेरी मालकिन के विश्राम स्थल में उल्टी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अब जीना नहीं चाहते? रुद्र के उल्टी करते ही तेजस राजकुमार के महल के पहरेदार तुरंत नाराज हो गए और उन्होंने रुद्र की ओर इशारा करते हुए जोर से फटकार लगाए। रुद्र फिर से सीधा खड़ा हो गया और मुंह पोंछने के बाद उसने तिरस्कार से भरे कुछ शब्द कहे। आपकी मालकिन का रूप इतना घिनौना है, तो क्या आप उन्हें लोगों को डराने के लिए आने नहीं दे सकते? मुझे तो उन्हें देखकर उल्टी आ गई। आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे? रुद्र के बोलते ही ऐसा लगा जैसे बिजली कड़क गई हो और सब चौंक गए। हालांकि आसपास के सभी शिष्यों ने मन ही मन रुद्र को अंगूठा दिखाकर शाबाशी दी और दबे स्वर में कहा, भाई आप बिल्कुल सही हैं। साथ ही उन्होंने रुद्र की इस हिम्मत की बहुत प्रशंसा भी की। तुमने किसे घिनौना कहा? रुद्र के बोलने के बाद मेनका गुस्से से भड़क उठी। उसकी उंगलियां भी कांप रही थीं और उसने रुद्र की ओर इशारा किया। मैं कहता हूँ महोदया, आपके अलावा मैं और किससे बात करूँ? कृपया पालकी में वापस बैठ जाए और लोगों को डराने के लिए बाहर मत आइए, ठीक है? रुद्र ने उसकी ओर हाथ हिलाया, लेकिन उसने मेनका की ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की और केवल उसके बगल में खड़े नौकरों को घूरता रहा। उतारने के लिए आपको अपनी जान की कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कमीने, कोई इस आदमी को पकड़ो। मैं चाहती हूं कि इसकी आंखें निकाल ली जाएं, इसकी जीभ काट दी जाए, इसकी नसें खींच ली जाएं, इसकी खाल उतार दी जाए। मेनका गुस्से से कांप उठी और उसने रुद्र की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। उसी समय तेजस राजकुमार के महल के रक्षक रुद्र की ओर झपटे। हालांकि उन्हें भी लगा कि मेनका का व्यवहार वाकई ठीक नहीं था, लेकिन जब रुद्र ने भीड़ के सामने मेनका का अपमान किया तो इसका मतलब था कि वे तेजस राजकुमार के महल का अपमान कर रहे थे। यह ऐसी बात थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बदसूरत लड़की को खजाने की तरह सुरक्षित रखा जाता है, ये वाकई दुखद है। स्वाभाविक रूप से रुद्र चुपचाप वहां रुककर पकड़े जाने वाला नहीं था। अपनी ओर दौड़ रहे पहरेदारों को चिढ़ाने के बाद वह पलक झपकते ही बिजली की तरह जंगल में कूद गया और इतनी तेजी से गायब हो गया कि फिर कभी दिखाई नहीं दिया। पहरेदारों ने चाहे जितना भी पीछा किया, वे रुद्र को पकड़ नहीं पाए। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शंकु के आकार की टोपी पहने वह लड़का खरगोश के वर्ष में पैदा हुआ था, क्योंकि वह सचमुच बहुत तेज दौड़ता था। तेजस राजकुमार के महल के इलाके से निकलने के बाद रुद्र ने एक छोटा सफ़ेद खरगोश पकड़ा। वह मेनका के रूप को देखकर सचमुच भयभीत हो गया था, इसलिए उसे अपनी इस भय को दबाने के लिए कुछ खाना पड़ा। उस समय सूरज डूब चुका था और आसमान में अंधेरा छा गया था। रुद्र सुनसान जंगल में अकेला था और खरगोश पकाने के लिए आग जलाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और जैसे ही गंभीर शक्ति संघनित हुई, आग की एक लपट निकली। ये 5वें दर्जे की मार्शल कला थी, लेकिन इसकी शक्ति 3 वज्र शैलियों से अधिक नहीं थी, इसलिए रुद्र इसका उपयोग केवल आग जलाने के लिए ही कर सका। वूश! हालांकि जैसे ही आग भड़की, रुद्र ने झट से उसे बुझा दिया। इसके बाद उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि रुद्र को लगा कि लोग फिर से उसके करीब आ रहे हैं। रुद्र को इसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि वह जिस इलाके में था वह गंभीर औषधियों से भरा हुआ था और वहां बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। एहतियात के तौर पर रुद्र जगह बदलना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा कि पास आ रहे व्यक्ति की आभा कुछ जानी पहचानी सी है। इसलिए इसकी जांच करने के लिए उसने अपनी आभा छिपा ली और चुपके से उसके पास चला गया। धिक्कार है, इस तरह की जगह में भी यह आदमी काफी बेपरवाह और मनमौजी है। हालांकि पास जाने से उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी रुद्र तुरंत चौंक गया। उस खाली जमीन पर एक छोटा सा तंबू था। तंबू के बाहर एक अलाव जल रहा था।
अलाव के ऊपर कुछ स्वादिष्ट मांस रखा था और अलाव के पास एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। वे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और साथ ही साथ टोस्ट करते हुए पी रहे थे। वह पुरुष आर्या का भाई यमक था और वह महिला एपेक्स स्कूल की शिष्या थी। उस समय वह प्यारी प्यारी अदाएं दिखा रही थी, रोमांटिक हो रही थी और यमक के आलिंगन में होने के कारण उसके भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। उसी क्षण रुद्र को अंततः समझ आ गया कि यमक ऐसी जगह क्यों आया था। वह एपेक्स स्कूल की सेना के साथ नहीं आया था। स्पष्टतः उस महिला शिष्या के साथ गुप्त संबंध रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर एपेक्स स्कूल के समूह से दूरी बना ली थी। यमक को देखते ही रुद्र को आर्या की याद आ गई और आज का वो दृश्य याद आ गया जब आर्या अपने साथियों के साथ मिलकर मांगे रख रहा था। ये सोचते ही रुद्र के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और एक छलांग लगाकर वो वहां से चला गया। रात काफी ढल चुकी थी और शराब के नशे में यमक का जंगली स्वभाव खुलकर सामने आ गया था। वह अपनी छोटी सी साथी के साथ तरह तरह की भावनाओं में बहकर घास पर लौटने लगा। जब वह चरम सीमा पर पहुंचा तो उसने अपनी साथी का घाघरा खींचना शुरू कर दिया। वरिष्ठ नहीं, यहाँ नहीं। छोटी कनिष्ठ छात्रा थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने पास के तंबू की ओर देखा। हे, ठीक है मेरी प्यारी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यमक हंसा, फिर उसे बाहों में भरकर तंबू के अंदर चला गया। टाटा लेकिन जैसे ही दोनों तंबू में दाखिल हुए, बाहर जंगल से कदमों की आहट सुनाई दी। कौन? ये सुनकर यमक बुरी तरह घबरा गया। उसका ऊपरी शरीर नंगा था, इसलिए वह दौड़कर जंगल में कूद गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा डरपोक खरगोश था। वह हंसा के बोला, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश। बोलने के बाद यमक ने अपना हाथ हिलाया और छोटे सफ़ेद खरगोश को बाहर फेंक दिया और वह मांस के पेस्ट के ढेर में बदल गया। वाह मेरे छोटे बेटे, तुमने तो अपने कपड़े भी खुद ही उतार दिए। यमक जब तंबू में लौटा और अपने साथी की ओर अपनी दुष्ट हथेली बढ़ाई तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसके कपड़े पहले ही उतर चुके थे। उसका शरीर सचमुच बहुत आकर्षक था। उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे सुंदर शरीर देखा था। तो यमक का जंगली स्वभाव पूरी तरह से जागृत हो गया और उसने तंबू के अंदर अपनी कनिष्ठा के साथ प्रेम संबंध बनाए। इतने लंबे समय तक ऐसा करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और वह इस बात को भी भूल गया कि उसकी छोटी कनिष्ठा ने उसके साथ खुलकर खेलते समय एक भी आवाज नहीं निकाली। वूश वूश वूश। हालांकि यमक अपने कार्यों में मग्न था, तभी अचानक जंगल में कदमों की आहट सुनाई दी। इसके बाद चारों ओर दीपक जगमगा उठे और बड़ी संख्या में सैनिकों ने उसे घेर लिया। कौन है जो मेरे शुभ अवसर में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? उत्साह में डूबा यमक गुस्से से आग बबूला हो गया। नग्न अवस्था में होने के कारण वह कूद पड़ा, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर जमा लोगों को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके गुस्से को कुछ हद तक दबाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद लोग साधारण सैनिक नहीं थे। वे तेजस राजकुमार के महल की सेना थी और उस समूह में एक ऐसा युवा पुरुष भी था जिसकी साधना शक्ति अत्यंत उच्च थी। वह पुरुष काफी हष्टपुष्ट था और जब उसने तेजस स्वर्ण कवच धारण किया तो वह किसी युद्ध देवता जैसा प्रतीत हुआ। वह तेजस राजकुमार के महल की युवा पीढ़ी का सर्वोपरि व्यक्ति था जिसका नाम रंभा था। रंभा एक असाधारण व्यक्ति थे। वे गंभीर साधना के 7वें स्तर पर थे और नीले प्रांत की युवा पीढ़ी में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। आर्या से वे बस थोड़े ही कमजोर थे। उनकी पहचान भी बहुत खास थी क्योंकि वे तेजस राजकुमार के महल के श्रीलीना के सबसे बड़े बेटे थे और मेनका के बड़े भाई भी थे। उस क्षण रंभा का चेहरा बेहद कठोर था। ये स्पष्ट था कि वह अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसने यमक की ओर इशारा करते हुए कहा, यमक, मेरी बहन को वापस कर दो। आपकी बहन? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। यमक में रंभा के सामने आत्मविश्वास की कमी थी और जब उससे इस तरह पूछा गया तो वह थोड़ा हैरान रह गया। हम अब भी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत कर रहे हो? कोई तीसरी महिला को बाहर लाओ। रंभा ने ठंडी सांस ली और उसके पीछे मौजूद नौकर तंबू में दौड़ पड़े। देखते ही देखते अधूरे कपड़े पहने एक महिला को बाहर लाया गया। भाई रंभा, आप तो वाकई मजाक कर रहे हैं। तीसरी महिला यहाँ कहाँ है? अंदर तो यह क्या है? यमक मुस्कुराया और वह पहले तो समझाना चाहता था, लेकिन जब उसने बाहर ले जाई जा रही महिला को देखा तो वह अवाक रह गया और उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वह लड़की उसके एपेक्स स्कूल में जूनियर कैसे हो सकती थी? वह तो नीले प्रांत की कुख्यात सबसे बदसूरत लड़की थी, रंभा की छोटी बहन मेनका। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? उसी क्षण यमक एक झटके से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और अपना सिर जमीन पर पटक दिया। ये सोचकर ही उसे बहुत दुख हुआ कि यमक, जो दिखने में सुंदर, प्रतिष्ठित, सहज और अनगिनत सुंदरियों के साथ रह चुका था, आज इतनी बदसूरत स्त्री के साथ सो गया। वह तो इस दौरान बेहद उत्साहित भी था। उस क्षण उसे लगा मानो आसमान गिर रहा हो और जमीन धंस रही हो। उसकी 10,000 उम्मीदें चूर चूर हो गईं और फिलहाल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था,
समाप्त। यमक का पूरा जीवन समाप्त हो चुका था। उतारने के लिए आपको अपनी जान की कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। तुम कमीने, कोई इस आदमी को पकड़ो। मैं चाहती हूं कि इसकी आंखें निकाल ली जाएं, इसकी जीभ काट दी जाए, इसकी नसें खींच ली जाएं, इसकी खाल उतार दी जाए। मेनका गुस्से से कांप उठी और उसने रुद्र की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। उसी समय तेजस राजकुमार के महल के रक्षक रुद्र की ओर झपटे। हालांकि उन्हें भी लगा कि मेनका का व्यवहार वाकई ठीक नहीं था, लेकिन जब रुद्र ने भीड़ के सामने मेनका का अपमान किया तो इसका मतलब था कि वे तेजस राजकुमार के महल का अपमान कर रहे थे। यह ऐसी बात थी जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बदसूरत लड़की को खजाने की तरह सुरक्षित रखा जाता है। ये वाकई दुखद है। स्वाभाविक रूप से रुद्र चुपचाप वहां रुककर पकड़े जाने वाला नहीं था। अपनी ओर दौड़ रहे पहरेदारों को चिढ़ाने के बाद वह पलक झपकते ही बिजली की तरह जंगल में कूद गया और इतनी तेजी से गायब हो गया कि फिर कभी दिखाई नहीं दिया। पहरेदारों ने चाहे जितना भी पीछा किया, वे रुद्र को पकड़ नहीं पाए। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शंकु के आकार की टोपी पहने वह लड़का खरगोश के वर्ष में पैदा हुआ था, क्योंकि वह सचमुच बहुत तेज दौड़ता था। तेजस राजकुमार के महल के इलाके से निकलने के बाद रुद्र ने एक छोटा सफेद खरगोश पकड़ा। वह मेनका के रूप को देखकर सचमुच भयभीत हो गया था, इसलिए उसे अपनी इस भय को दबाने के लिए कुछ खाना पड़ा। उस समय सूरज डूब चुका था और आसमान में अंधेरा छा गया था। रुद्र सुनसान जंगल में अकेला था और खरगोश पकाने के लिए आग जलाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और जैसे ही गंभीर शक्ति संघनित हुई, आग की एक लपट निकली। ये 5वें दर्जे की मार्शल कला थी, लेकिन इसकी शक्ति 3 वज्र शैलियों से अधिक नहीं थी, इसलिए रुद्र इसका उपयोग केवल आग जलाने के लिए ही कर सका। वूश! हालांकि जैसे ही आग भड़की, रुद्र ने झट से उसे बुझा दिया। इसके बाद उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि रुद्र को लगा कि लोग फिर से उसके करीब आ रहे हैं। रुद्र को इसकी आदत हो चुकी थी, क्योंकि वह जिस इलाके में था वह गंभीर औषधियों से भरा हुआ था और वहां बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। एहतियात के तौर पर रुद्र जगह बदलना चाहता था, लेकिन तभी उसे लगा कि पास आ रहे व्यक्ति की आभा कुछ जानी पहचानी सी है। इसलिए इसकी जांच करने के लिए उसने अपनी आभा छिपा ली और चुपके से उसके पास चला गया। धिक्कार है, इस तरह की जगह में भी यह आदमी काफी बेपरवाह और मनमौजी है। हालांकि पास जाने से उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी रुद्र तुरंत चौंक गया। उस खाली जमीन पर एक छोटा सा तंबू था। तंबू के बाहर एक अलाव जल रहा था। अलाव के ऊपर कुछ स्वादिष्ट मांस रखा था और अलाव के पास एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। वे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे और साथ ही साथ टोस्ट करते हुए पी रहे थे। वह पुरुष आर्या का भाई यमक था और वह महिला एपेक्स स्कूल की शिष्या थी। उस समय वह प्यारी प्यारी अदाएं दिखा रही थी, रोमांटिक हो रही थी और यमक के आलिंगन में होने के कारण उसके भाव ऊपर नीचे हो रहे थे। उसी क्षण रुद्र को अंततः समझ आ गया कि यमक ऐसी जगह क्यों आया था। वह एपेक्स स्कूल की सेना के साथ नहीं आया था। स्पष्टतः उस महिला शिष्या के साथ गुप्त संबंध रखने के लिए उन्होंने जानबूझकर एपेक्स स्कूल के समूह से दूरी बना ली थी। यमक को देखते ही रुद्र को आर्या की याद आ गई और आज का वो दृश्य याद आ गया जब आर्या अपने साथियों के साथ मिलकर मांगे रख रहा था। ये सोचते ही रुद्र के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और एक छलांग लगाकर वो वहां से चला गया। रात काफी ढल चुकी थी और शराब के नशे में यमक का जंगली स्वभाव खुलकर सामने आ गया था। वह अपनी छोटी सी साथी के साथ तरह तरह की भावनाओं में बहकर घास पर लौटने लगा। जब वह चरम सीमा पर पहुंचा तो उसने अपनी साथी का घाघरा खींचना शुरू कर दिया। वरिष्ठ नहीं, यहाँ नहीं। छोटी कनिष्ठ छात्रा थोड़ी शर्मिंदा हुई और उसने पास के तंबू की ओर देखा। हे, ठीक है मेरी प्यारी, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। यमक हंसा, फिर उसे बाहों में भरकर तंबू के अंदर चला गया। टाटा। लेकिन जैसे ही दोनों तंबू में दाखिल हुए, बाहर जंगल से कदमों की आहट सुनाई दी। कौन? ये सुनकर यमक बुरी तरह घबरा गया। उसका ऊपरी शरीर नंगा था, इसलिए वह दौड़कर जंगल में कूद गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा डरपोक खरगोश था। वह हंसा के बोला, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सफेद खरगोश। बोलने के बाद यमक ने अपना हाथ हिलाया और छोटे सफेद खरगोश को बाहर फेंक दिया और वह मांस के पेस्ट के ढेर में बदल गया। वाह मेरे छोटे बेटे, तुमने तो अपने कपड़े भी खुद ही उतार दिए। यमक जब तंबू में लौटा और अपने साथी की ओर अपनी दुष्ट हथेली बढ़ाई तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसके कपड़े पहले ही उतर चुके थे। उसका शरीर सचमुच बहुत आकर्षक था। उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे सुंदर शरीर देखा था। तो यमक का जंगली स्वभाव पूरी तरह से जागृत हो गया और उसने तंबू के अंदर अपनी कनिष्ठा के साथ प्रेम संबंध बनाए। इतने लंबे समय तक ऐसा करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ और वह इस बात को भी भूल गया कि उसकी छोटी कनिष्ठा ने उसके साथ खुलकर खेलते समय एक भी आवाज नहीं निकाली। वूश वूश वूश। हालांकि यमक अपने कार्यों में मग्न था, तभी अचानक जंगल में कदमों की आहट सुनाई दी। इसके बाद चारों ओर दीपक जगमगा उठे और बड़ी संख्या में सैनिकों ने उसे घेर लिया।
कौन है जो मेरे शुभ अवसर में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? उत्साह में डूबा यमक गुस्से से आग बबूला हो गया। नग्न अवस्था में होने के कारण वह कूद पड़ा, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर जमा लोगों को देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके गुस्से को कुछ हद तक दबाना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चारों ओर मौजूद लोग साधारण सैनिक नहीं थे। वे तेजस राजकुमार के महल की सेना थी और उस समूह में एक ऐसा युवा पुरुष भी था जिसकी साधना शक्ति अत्यंत उच्च थी। वह पुरुष काफी हष्टपुष्ट था और जब उसने तेजस स्वर्ण कवच धारण किया तो वह किसी युद्ध देवता जैसा प्रतीत हुआ। वह तेजस राजकुमार के महल की युवा पीढ़ी का सर्वोपरि व्यक्ति था जिसका नाम रंभा था। रंभा एक असाधारण व्यक्ति थे। वे गंभीर साधना के 7वें स्तर पर थे और नीले प्रांत की युवा पीढ़ी में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। आर्या से वे बस थोड़े ही कमजोर थे। उनकी पहचान भी बहुत खास थी क्योंकि वे तेजस राजकुमार के महल के श्रीलीना के सबसे बड़े बेटे थे और मेनका के बड़े भाई भी थे। उस क्षण रंभा का चेहरा बेहद कठोर था। ये स्पष्ट था कि वह अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और उसने यमक की ओर इशारा करते हुए कहा, यमक, मेरी बहन को वापस कर दो। आपकी बहन? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। यमक में रंभा के सामने आत्मविश्वास की कमी थी और जब उससे इस तरह पूछा गया तो वह थोड़ा हैरान रह गया। हम अब भी बेवकूफ़ी करने की हिम्मत कर रहे हो? कोई तीसरी महिला को बाहर लाओ। रंभा ने ठंडी सांस ली और उसके पीछे मौजूद नौकर तंबू में दौड़ पड़े। देखते ही देखते अधूरे कपड़े पहने एक महिला को बाहर लाया गया। भाई रंभा, आप तो वाकई मजाक कर रहे हैं। तीसरी महिला यहाँ कहाँ है? अंदर तो यह क्या है? यमक मुस्कुराया और वह पहले तो समझाना चाहता था, लेकिन जब उसने बाहर ले जाई जा रही महिला को देखा तो वह अवाक रह गया और उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वह लड़की उसके एपेक्स स्कूल में जूनियर कैसे हो सकती थी? वह तो नीले प्रांत की कुख्यात सबसे बदसूरत लड़की थी, रंभा की छोटी बहन मेनका। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? उसी क्षण यमक एक झटके से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और अपना सिर जमीन पर पटक दिया। ये सोचकर ही उसे बहुत दुख हुआ कि यमक, जो दिखने में सुंदर, प्रतिष्ठित, सहज और अनगिनत सुंदरियों के साथ रह चुका था, आज इतनी बदसूरत स्त्री के साथ सो गया। वह तो इस दौरान बेहद उत्साहित भी था। उस क्षण उसे लगा मानो आसमान गिर रहा हो और जमीन धंस रही हो। उसकी 10,000 उम्मीदें चूर चूर हो गईं और फिलहाल उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, समाप्त। यमक का पूरा जीवन समाप्त हो चुका था। यमक ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि यह एक गलतफहमी थी। उसने मेनका के साथ नहीं बल्कि अपनी जूनियर महिला के साथ संबंध बनाए थे। यमक की यह बात सुनकर रंभा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने यमक को हिरासत में लेकर उसकी जमकर पिटाई की। अंत में एपेक्स स्कूल के लोगों को सतर्क किया गया और आर्या ने एपेक्स स्कूल के समूह का नेतृत्व करते हुए तुरंत वहां पहुंच गए। हालांकि तेजस राजकुमार के महल के सामने पहुंचकर आर्या ने भी उन्हें जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस बार मामला उनके छोटे भाई यमक की गलती थी। क्या हो रहा है? चेहरे पर चोट के निशान लिए यमक कोने में घुटनों के बल बैठा अपने बड़े भाई को देख रहा था, जो रंभा और अन्य लोगों के साथ अपने मन के दुख के बारे में बात कर रहा था। मेनका का चेहरा याद आते ही उसे उल्टी आने लगी। जब उसने सोचा कि वह इतनी बदसूरत औरत के साथ सोया है और वह आनंद में इतना डूबा हुआ था, तो उसका मन किया कि वह खुद को 2 थप्पड़ मार ले। लेकिन ऐसा करने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फायदा? आर्या पास आया और वह अत्यंत शांत था। भाई, इस मामले का समाधान कैसे होगा? यमक खड़ा हुआ और जल्दी से पूछा। उससे शादी कर लो, आर्या ने उदासीनता से कहा। क्या उससे शादी? आप मेनका की बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं मेनका से शादी करूं? ये शब्द सुनकर यमक तुरंत अपना आपा खो बैठा। उसका चेहरा खीरे से भी ज्यादा हरा हो गया और उसका मुंह बड़ा सा खुल गया। उससे और कौन शादी करेगा? मैं। उसी क्षण आर्या का चेहरा भी बदल गया। उसने यमक की नाक की ओर इशारा करते हुए फटकारा, इस बार तुम किसके साथ सोए हो? तेजस राजकुमार के महल की तीसरी महिला के साथ। उसके पिता तेजस राजकुमार के महल के मुख्य प्रबंधक श्रीलीना हैं। तुमने तेजस राजकुमार के महल के एक प्रमुख प्रबंधक की बेटी के साथ संबंध बनाए और तुम इससे बच निकलना चाहते हो। अभी के लिए उससे शादी करना ही तुम्हारे लिए नियति है। भाई, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मैं सचमुच उस बदसूरत औरत से शादी नहीं करना चाहता। यमक की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह आर्या के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। अपने छोटे भाई को देखकर आर्या का दिल भी थोड़ा दुख से भर गया। उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, अगर तुम्हें जीना है तो शादी कर लो, वरना स्कूल के प्रधानाध्यापक के आने पर भी वह तुम्हें नहीं बचा पाएगा। धिक्कार है, ये सब किसने रचा? यमक जानता था कि परिणाम अपरिवर्तनीय है और वह क्रोध में दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ आर्या, वरिष्ठ लतिका वापस आ गई हैं। ठीक उसी समय एपेक्स स्कूल का एक शिष्य दौड़ता हुआ आया।
उसके पीछे एक महिला भी थी और वह वही छोटी जूनियर छात्रा थी जिसे यमक से अलग कर दिया गया था। अरे, तुम कहाँ भाग गई थीं? लतिका को देखकर यमक क्रोधित हो गया और उसने गुस्से में उस पर झपटा मारा। रुको, लेकिन इससे पहले कि वह पास आ पाता, पास ही खड़े आर्या ने उसे रोक दिया। इसके बाद आर्या ने उस छोटी बच्ची को देखा जिसका चेहरा डर से भरा हुआ था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और बोले, जूनियर लतिका, तुम कल रात कहाँ गई थी? मुझे 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 भी नहीं पता कि क्या हुआ। कल रात मैं अचानक बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं पहले से ही जंगल में थी। हाँ, बिल्कुल, जब मैं जागी तो मेरे पास एक पत्र पड़ा था। उस पर लिखा था, इसे आपको दे दीजिए, सीनियर आर्या। छोटी जूनियर ने डर से कांपते हुए पत्र सौंप दिया जिस पर लिखा था, कृपया इसे आर्या को दे दीजिए। ये देखकर आर्या ने पत्र प्राप्त करते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पत्र खोलने के बाद आर्या का चेहरा एकदम बदल गया और उसके शरीर से तीव्र क्रोध का भाव फैल गया, क्योंकि पत्र पर लिखा था, मैं तुम्हारे छोटे भाई को एक सुंदर स्त्री भेंट करता हूँ। मैं उनके लिए 100 वर्ष के प्रेम और हर रात गाए जाने वाले मधुर गीतों की कामना करता हूँ। असुर, धिक्कार है असुर, एक दिन मैं तेरे शव के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। आर्या ने चिट्ठी को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस क्षण वह असीम क्रोध से भरा हुआ था और शायद थोड़ा पागल भी हो गया था। जब आर्या ने अपने छोटे भाई के बारे में सोचा, जिसे किसी ने फंसाया था और जिसने उसे फंसाया था वही व्यक्ति था जिसने कल उनके खिलाफ साजिश रची थी, तो वह सचमुच उस आक्रोश को सहन नहीं कर सका। उसने मन ही मन उस पुरुष का वध करने की कसम खाई जिसने खुद को असुर कहा था। उस दिन से मानो पागल हो गया हो, आर्या 100 मोड़ों की घाटी में उस असुर का पता लगाने के लिए खोजबीन करने लगा। लेकिन यह व्यर्थ था। 100 मोड़ों की घाटी इतनी विशाल थी कि वहां किसी को ढूंढना सचमुच समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। तो वीरतापूर्ण शिकार के अंत तक भी उसे कोई लाभ नहीं मिला। अंत में वह क्रोध से भरा हुआ पेट लेकर ही 100 मोड़ों की घाटी से विदा हो सका। हालांकि जब सभी लोग 100 मोड़ों की घाटी से जा रहे थे तो रुद्र ने वहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि उसने पाया कि 100 मोड़ों की घाटी वास्तव में एक खजाना थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जगह खुद एक विशाल खजाना हो और अनगिनत औषधियां उसका इंतजार कर रही हों। यदि वह वहां अधिक समय तक रुकता और निर्धारित युद्ध की तारीख तक प्रतीक्षा करता तो शायद रुद्र कई और सफलताएं प्राप्त कर सकता था और अपने शरीर की साधना का उपयोग करके लोचन को हरा सकता था। हालांकि जब वीरतापूर्ण खोज समाप्त हुई तो रुद्र को अंततः समझ में आया कि हर कोई यह क्यों जानता था कि यह एक खजाना है, फिर भी पूर्व निर्धारित समय के बाद उसे वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी क्षण 100 मोड़ों की पूरी घाटी में एक भयानक अदृश्य दबाव प्रकट हुआ। वह दबाव बहुत अजीब था। इससे लोगों की सांसें रुक जाती थीं, लेकिन इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही पड़ा, क्योंकि रुद्र ने पाया कि उसके अलावा बाकी सभी पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि विशालकाय जीव भी पहले की तरह स्वस्थ और सुरक्षित थे। सिर्फ उसी पर वह दबाव पड़ा था। धिक्कार है, क्या एपेक्स स्कूल और तेजस राजकुमार के महल के लोग सचमुच इतने शक्तिशाली हैं? क्या वे 100 मोड़ों की पूरी घाटी को इस तरह एक निर्जन क्षेत्र में बदल सकते हैं? रुद्र इस समय हवा में था, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि बादलों के ऊपर जाने के बाद उसे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वह उस अजीब दबाव से छुटकारा नहीं पा सका। ऐसी स्थिति में 100 मोड़ों की घाटी में गंभीर औषधियों की खोज जारी रखने की बात तो दूर, अगर वह जीवित रहना भी चाहता तो यह और भी मुश्किल हो जाता। नहीं, तेजस राजकुमार के महल और एपेक्स स्कूल के कई शक्तिशाली लोगों ने इसे बिल्कुल भी सील नहीं किया था। उनके लिए इस तरह के तरीके अपनाना असंभव था। एग्नी ने समझाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 100 मोड़ों की घाटी नीले प्रांत की कई शक्तियों के नियंत्रण में नहीं है। 100 मोड़ों की घाटी स्वयं ही हर जगह खुलने का समय तय करती है, क्योंकि यह अपने आप में एक विशाल संरचना है। चाहे वह एपेक्स स्कूल हो या तेजस राजकुमार का महल, उनमें से कोई भी इस संरचना को नियंत्रित नहीं कर सकता। एग्नी ने आगे कहा, क्या 100 मोड़ों की यह विशाल घाटी एक संरचना है? इतनी मजबूत संरचना बनाने के लिए किस प्रकार की विधियों की आवश्यकता होती है? ये शब्द सुनकर रुद्र बेहद हैरान रह गया। फिर उसने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? ये संरचना अभी अभी खुली है, इसलिए यह अजीब दबाव अभी उतना तीव्र नहीं है। हालांकि समय बीतने के साथ साथ यह और भी भयावह होता जाएगा। जब ये पूरी तरह से खुल जाएगी तो आपकी साधना से आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जल्दी से इस जगह को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हवा में भी आप दबाव के कारण दम घुटकर मर जाएंगे। एग्नी ने तनाव भरे स्वर में याद दिलाया। रुद्र ने जरा भी देर नहीं की और तेजी से 100 मोड़ों की घाटी के बाहरी किनारों की ओर उड़ गया। लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि जैसा कि एग्नी ने कहा था, दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इतना तेज कि वह सांस नहीं ले पा रहा था, और अगर यही स्थिति बनी रही तो वह उस जगह से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ये तो, लेकिन जैसे ही रुद्र को लगा कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तभी उसकी नज़र के सामने एक पर्वत शिखर दिखाई दिया। ये वही पर्वत शिखर था जिसे उसने पहले देखा था और जिस पर वह रहस्यमय मंदिर स्थित था। उस समय पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर से हल्का धुआं उठ रहा था।
इसका मतलब था कि रुद्र के अलावा 100 मूलों की घाटी में एक और व्यक्ति भी रहता था। 100 मूलों की घाटी एक भयानक भू आकृति थी जिसका विस्तार जमीन से लेकर आकाश तक था। 100 मूलों की घाटी के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति पर एक अदृश्य दबाव की परत छा जाती थी जो उसे जकड़ लेती थी और दबाना शुरू कर देती थी। उस भयानक दबाव को रुद्र भी रोक नहीं सकता था, लेकिन उस जगह पर कोई न कोई मौजूद था, और उस पल वह ठीक उसकी आंखों के सामने था। अरे, क्या यहाँ कोई है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस समय रुद्र जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था, लेकिन वह जानता था कि मंदिर के स्वामी के पास इस गठन को समझने की कोई न कोई विधि अवश्य होगी। आखिरकार वह व्यक्ति संभवतः एक नीले लबादे वाला विश्व आत्माविद होगा। उसकी आत्मिक गठन विधियां निश्चित रूप से रुद्र के लिए अतुलनीय होंगी। इसके अलावा धुएं से वह यह बता सकता था कि वास्तव में वहां कोई व्यक्ति था, और वह व्यक्ति उस अजीब दबाव से प्रभावित नहीं था, अन्यथा वह वहां खाना पकाने की तरह इतना शांत कैसे होता। इसलिए रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर के हॉल की ओर दौड़ लगाई। उस क्षण उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मंदिर का स्वामी कौन है या ये खतरनाक है या नहीं। वह जानता था कि यदि वहां का स्वामी उसकी मदद करता है तो उसके पास जीने का एक सुनहरा मौका होगा। यदि वह मदद नहीं करता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। फुहार जैसे ही रुद्र पास पहुंचने वाला था, मंदिर के हॉल से एक व्यक्ति कूदकर पहाड़ की चोटी पर जा गिरा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा था। फिर भी उसकी आंखें चमकीली और जीवंत थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस बूढ़े आदमी ने सुनहरे रंग का चोला पहना हुआ था। उस चोले के सीने पर एक तेजस की आकृति बनी हुई थी। वह तेजस राजकुमार के महल का निवासी था। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि रुद्र हवा में खड़ा हो सकता है तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। थोड़ी देर बाद वह शांत हुआ और उदासीनता से पूछा, तुम कौन हो? वरिष्ठ, मैं नीलेश स्कूल का शिष्य हूँ और मैं वीर शिकार में भाग लेने आया हूँ। हालांकि समय रहते 100 मोड़ों की घाटी से निकल न पाने के कारण मुझ पर एक अजीब सा दबाव पड़ रहा है। इस समय मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए आशा करता हूँ कि आप मेरी जान बचा सकते हैं। रुद्र सीधे मुख्य मुद्दे पर आ गया क्योंकि उसके पास फालतू बातें करने का समय नहीं था। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए मैं निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, मैं जाकर पूछता हूँ। वह आपकी मदद करेगा या नहीं, ये तो आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने इतना कहकर रुद्र को हैरानी से देखा और फिर उछलकर मंदिर के हॉल में वापस चला गया। उसी क्षण मंदिर के प्रांगण में मोटे कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसका चेहरा हंसमुख था, चूल्हे के सामने बैठा था। वह एक पैर दूसरे पर रखे हुए था और मधुर धुन गुनगुनाते हुए बड़े उत्साह से सूप बना रहा था। जब उसने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को लौटते देखा तो मोटे कपड़े पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी सहजता से पूछा, वायु, कौन मेरे इलाके में घुसपैठ कर गया? गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का एक लड़का, सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। प्रखर साधना के प्रथम स्तर का लड़का? वायु, ये कैसा मजाक है? साफ है कि वो हवा में उड़ते हुए आया है। उसके पास प्रथम स्तर की साधना कैसे हो सकती है? उसे तो स्वर्गलोक में होना चाहिए। वस्त्रधारी बूढ़े ने संदेह से अपने होंठ सिकोड़े। तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मुझे जाने को कहा, और अंत में मैंने तुम्हें बताया, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। तुम नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादी हो, तो क्या तुम जांच करके उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाओगे? सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने बेबसी से कपड़े पहने बूढ़े को घूरा। उसी क्षण वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जब उन्होंने उन्हें दोबारा खोला तो उनकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने कहा, अद्भुत! गंभीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर ही उन्होंने हवा में चलने की विधि सीख ली है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई विशेष शारीरिक मार्शल कौशल विकसित किया है, और उनकी उम्र भी इतनी नहीं है। मैं कहता हूँ, वायु, लगता है कि आपके नीले प्रांत में एक प्रतिभाशाली प्रतिभा पनपी है। लेकिन दुख की बात है कि वह इस स्थिति का दबाव सहन नहीं कर पा रहा है। मुझे डर है कि उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और वही धुन गुनगुनाते हुए चूल्हे पर मांस का सूप पकाता रहा। भाई अमनीर सिंह, मेरे नीले प्रांत में ऐसे बहुत कम मार्शल कौशल हैं जो किसी को हवा में चलने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस व्यक्ति को अवश्य ही शाही आकाश ऋषि की विरासत प्राप्त हुई होगी। 100 वर्षों से लुप्त हो चुके शाही आकाश ऋषि के हवा में चलने के अद्वितीय कौशल का पुनः प्रकट होना काफ़ी दुर्लभ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाई अमनीर सिंह मुझे सम्मान देकर उसकी जान बचा सकते हैं। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने विनती की। भाई वायु, हवा में चलने की मार्शल कला 9 प्रांतों में से किसी में भी दुर्लभ खजाने के समान है। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं छिपकर इस जगह पर रहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। जब से उसने इस इलाके का पता लगाया है, भविष्य में उसके लिए इसे गुप्त रखना मुश्किल होगा और वह इसे लीक कर देगा। और अगर वह यहाँ के दबाव से नहीं मरा, तो अगर वह जीवित भी रहा तो मैं उसे जिंदा नहीं जाने दूंगा। कपड़े पहने बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान दी। भाई अमनीर सिंह, क्या आप सचमुच किसी की जान नहीं बचाएंगे?
सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। ऐसा लगता है कि तुम मुझे ठीक से नहीं समझते, कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और वह विचलित रहा। झटके से उसी क्षण सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा। वह मंदिर के हॉल से छलांग लगाकर बाहर निकला और एक बार फिर पर्वत शिखर पर पहुंच गया। जब उसने रुद्र को हवा में खड़े देखा, जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था और जो किसी भी क्षण नीचे गिरने वाला था, तो उसने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं, मानो वह कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। लेकिन अंत में उसने दांत पीसते हुए अपनी जेब से क्रिस्टल जैसा एक बैज निकाला। उसने उसे रुद्र की ओर फेंका और कहा, पकड़ो। धड़ाम ये देखकर रुद्र ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण किया और बैज मिलते ही रुद्र के चारों ओर मंडरा रहा अदृश्य दबाव तुरंत गायब हो गया। पहले गायब हुई वायु और गंभीर शक्ति रुद्र के चारों ओर पुनः प्रकट हो गई। उस पल रुद्र बेहद खुश था क्योंकि आखिरकार वह बच गया था। उसने पहले अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक गहरी सांसें लीं। पहली बार उसे लगा कि सांस लेना कितना सुकून देने वाला अनुभव है। धन्यवाद सेंट सीनियर, क्या बात है। रुद्र पहले तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन आश्चर्य से उसने देखा कि सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और थोड़ा बदसूरत लग रहा था। वह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा रुद्र पहले दिख रहा था। मेरे पास तो सिर्फ एक ही बैज है, इसे आपको देने के बाद मुझे यहाँ की सारी दबाव भरी स्थिति भी झेलनी पड़ेगी। सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। क्या? ये शब्द सुनकर रुद्र को गहरा सदमा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली बार मिलने वाला बिल्कुल अजनबी बूढ़ा आदमी उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। इससे रुद्र मुश्किल स्थिति में फंस गया। वह देख सकता था कि उस क्षेत्र का स्वामी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं था और बूढ़े व्यक्ति ने ये निर्णय स्वयं लिया था। उसने अपनी सुरक्षा रुद्र को सौंप दी, लेकिन इससे वह स्वयं खतरे में पड़ गया। हालांकि रुद्र वास्तव में जीना चाहता था, लेकिन वह उस बूढ़े व्यक्ति को, जिससे वह पहली बार मिला था, अपनी जान गंवाने देने के लिए तैयार नहीं था ताकि वह उसे बचा सके। रुद्र, इस बैज में दिए गए फॉर्मेशन को जल्दी से याद कर लो। जैसे ही तुम इसे याद कर लोगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक सुरक्षा बैज बना सकती हूँ। फिर तुम स्वाभाविक रूप से फॉर्मेशन के दबाव को रोक पाओगे। ठीक उसी समय रुद्र के दिमाग में अग्नि की मधुर आवाज़ गूंजी। उसी क्षण रुद्र को अचानक समझ आ गया कि उसे क्या करना है। बिना झिझक के उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को क्रिस्टल जैसे बैज में समाहित कर दिया और बैज में बनी संरचना का अध्ययन करने लगा। कुछ देर बाद ज्ञान की एक चमक के साथ उसने अपना सिर उठाया और पाया कि सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। इसलिए उसने कहा, वरिष्ठ, मैं रुद्र हूँ। आपका महान नाम क्या होगा? भविष्य में मैं इस जीवनरक्षक उपकार का अवश्य ही बदला चुकाऊंगा। हो छोटे दोस्त, तुम्हारा नाम रुद्र है। ये तो बहुत अच्छा नाम है। वायु ने हल्की सी मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन वह सांस लेने में हो रही तकलीफ को छिपा नहीं सका। बड़े उपकारों का धन्यवाद शब्दों से नहीं किया जाता। भविष्य में मैं इस उपकार का फल कर्मों से दूंगा। वरिष्ठ, आशा है कि हमारी फिर मुलाकात होगी। ये कहकर रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा बैज वापस वायु को दे दिया। रुद्र, तुम। जैसे ही वायु ने बैज पकड़ा, उसने देखा कि रुद्र मुड़कर जा चुका है। उस क्षण वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि हवा में उड़ने की क्षमता न होने के कारण वह शक्तिहीन था। ये लड़का काफी बहादुर है, लेकिन यह अच्छी बात है। अगर इसने सुरक्षा बैज आपको वापस नहीं दिया होता तो मैं खुद इसे वापस ले लेता। मेरे द्वारा इसे मारने की बजाय इसका बेहतर यही है कि वह खुद पहल करके बैज वापस कर दे। ठीक उसी समय हल्की हंसी सुनाई दी। कपड़े पहने हुए वह फुर्तीला बूढ़ा व्यक्ति बिना कुछ बोले ही वायु के बगल में प्रकट हो गया। हालांकि वह पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि हवा में खड़ा था। चूंकि उसने ऐसा किया, इसका ये भी मतलब है कि उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना व्यर्थ नहीं गया। लेकिन अगर उसकी जान यूं ही चली गई तो यह वाकई बहुत दुख की बात होगी। क्या आप सचमुच उसकी मदद नहीं कर सकते? वायु ने अपने बगल में कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा और उसकी निगाहों में थोड़ी विनती झलक रही थी। क्या तुमने सचमुच अभी अभी उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? तुमने मुझे धमकाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम्हें पता था कि अगर तुम मरने वाले थे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अमनीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा, फिर आगे बोला, ओ वायु, इस नीले प्रांत में मेरे एकमात्र मित्र तुम ही हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच के रिश्ते पर उसके जैसे लड़के का कोई असर पड़े। इतना कहकर अमनीर सिंह ने वायु के कंधे पर थपथपाया और अपने मंदिर में वापस चले गए। जाते हुए व्यक्ति को देखते ही वायु के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह अमनीर सिंह के शब्दों का अर्थ समझ गया था। साथ ही उसे ये भी अच्छी तरह से पता था कि उस व्यक्ति के सामने बराबरी का दर्जा पाना ही सम्मान की बात थी। वास्तव में उसे उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सहायता मांगने का कोई अधिकार नहीं था। युवक, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारा भाग्य और सौभाग्य ऐसा हो कि तुम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इस स्थान से निकल सको।
इसके बाद वायु ने खेदपूर्वक उस दिशा में देखा जिधर रुद्र गया था, और वह भी मंदिर की ओर लौट गया। वूश जैसे ही वायु को रुद्र पर दया आए, रुद्र एक और पर्वत शिखर पर पहुंच गया और उसने सुरक्षात्मक बैज को संघनित करने के लिए आत्मिक संरचना बिछाना शुरू कर दिया, जो उसे संरचना के दबाव को दूर रखने में सक्षम बनाएगा। ये तरीका कारगर नहीं हुआ, ये बहुत जटिल है। हालांकि मुझे इसे संक्षिप्त करने की विधि पता है, लेकिन मैं इसे जल्दी से संक्षिप्त नहीं कर सकता। रुद्र ने माथे पर शिकन डाली। उसने पाया कि नीले लबादे वाले विश्व आत्माविदों की विधियां उसके लिए, जो स्वयं एक धूसर लबादे वाला विश्व आत्माविद था, वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण थीं। रुद्र, आगे बढ़ते रहो। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। तुम संघनन की इस विधि को बहुत अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मिक गठन क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मुझे विश्वास है कि तुम इसे कर सकते हो। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो न केवल तुम मरोगे, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। उस परिस्थिति का सामना करते हुए अग्नि भी पूरी तरह से असहाय थी। हालांकि उसे पता था कि यह कैसे करना है, लेकिन वह रुद्र की मदद नहीं कर सकती थी। हालांकि वह रुद्र के शरीर का उपयोग कर सकती थी, लेकिन वह केवल अपनी शक्ति से ही लड़ सकती थी, अपनी स्वयं की आत्मिक संरचना का उपयोग नहीं कर सकती थी। इसलिए उस समय रुद्र को केवल खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। ठीक है, मुझे सफल होना ही होगा। मैं असफल नहीं हो सकता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, और इसके अलावा अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं अग्नि को अपने साथ मरने नहीं दे सकता। अग्नि की बातें सुनकर रुद्र को तुरंत ही शक्ति का एहसास हुआ। उसे पता भी नहीं था कि उसे यह शक्ति कहाँ से मिली, लेकिन उस क्षण ये पहले की तुलना में सहन करना उतना कठिन नहीं था। सांस लेने के लिए हवा न होने पर भी वह एकाग्रता से काम कर सकता था और अपनी पूरी शक्ति से प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए संरचना तैयार कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में किसी चमत्कार की तरह रुद्र 1 घंटे तक जीवित रहा। उसने 1 घंटे तक सांस नहीं ली, और ये दिल के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अगर वह सामान्य व्यक्ति होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन रुद्र इतनी देर तक जीवित रहने में सक्षम रहा। हालांकि उसका वर्तमान चेहरा कागज की तरह पीला सफ़ेद था, लेकिन उसकी निगाहें असामान्य रूप से जल रही थीं, क्योंकि वह अपने सामने मौजूद आत्मिक संरचना को घूर रहा था। परत दर परत उसने अपनी आत्मिक संरचना शक्ति को उसमें समाहित किया और चतुराई से उन्हें एक में मिला दिया। हम अंततः उससे गर्म प्रकाश फैला और असीम आत्मिक संरचना तेजी से संघनित होने लगी। अंत में 4 प्रतीकों के संकुचन बिंदु पर पहुंचकर यह एक छोटा और नाजुक आत्मिक संरचना बैज बन गया। वह आत्मिक संरचना बैज क्रिस्टल की तरह पारदर्शी और बेहद खूबसूरत था। हालांकि उसके भीतर आत्मिक संरचना की शक्ति समाहित थी, और वह शक्ति इस समय जटिल पथों में घूम रही थी। ये वही संरचना थी जिसे रुद्र ने बनाया था। उसी क्षण जब बैज उसके हाथ में आया, रुद्र के चारों ओर मंडरा रहा तनाव धुएं और बादलों की तरह पल भर में गायब हो गया। इसका कुछ मतलब था। इसका मतलब था कि रुद्र सफल हो गया था। रुद्र, तुम कामयाब हो गए। सचमुच कामयाब हो गए। ये बहुत बढ़िया है। तुमने वह कर दिखाया जो केवल नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादी ही कर सकते हैं। उसी क्षण अग्नि की मुस्कान मीठी थी, और वह उत्साह से जय जयकार करते हुए विश्व आत्मा क्षेत्र में उछल कूद कर रही थी। वह दिल से रुद्र के लिए बहुत खुश थी। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि रुद्र ने अपनी और उसकी जान बचाई, बल्कि इसका यह भी मतलब था कि उसकी क्षमता असाधारण थी और वह बेहद प्रतिभाशाली था। मुझे उस वरिष्ठ अधिकारी का शुक्रिया अदा करना ही है। अगर उन्होंने मुझे बैज उधार देकर बैज बनाने की विधि न सिखाई होती तो मुझे डर है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। रुद्र ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, और उसके चेहरे पर थोड़ी कृतज्ञता झलक रही थी। उसके बाद से बैज हाथ में लिए रुद्र 100 मोड़ों की घाटी में पानी में मछली की तरह सहज महसूस कर रहा था। पहले वह नीले प्रांत की युवा पीढ़ी के साथ खजाने बांट रहा था, लेकिन अब वह 100 मोड़ों की घाटी में किसी भी चीज का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र था। न केवल गंभीर औषधियां, बल्कि वहां का उत्तम सुगंधित पशुमांस और मीठा और स्वादिष्ट झरने का पानी भी। रुद्र को वह जगह सचमुच बहुत पसंद थी। इसके अलावा 100 मोड़ों की घाटी के अलावा रुद्र को यह नहीं पता था कि क्या उसे कोई और ऐसा क्षेत्र मिल सकता है जहां वह बड़ी मात्रा में गंभीर औषधियों को लूट सके। तो जब रुद्र 100 मोड़ों की घाटी में रुका तो वह पूरे 6 महीने तक वहीं रहा। इस दौरान रुद्र ने अनगिनत मूल औषधियां और अनगिनत गंभीर औषधियां लूटीं, लेकिन 100 मोड़ों की घाटी वास्तव में बहुत बड़ी थी। यहाँ तक कि अगर वह हर दिन खोजता भी तो भी गंभीर औषधियां मानो अंतहीन थीं और रुद्र उन्हें कभी खत्म नहीं कर सका। लेकिन रुद्र की लाचारी ये थी कि चाहे उसकी आत्मिक शक्ति कितनी भी बढ़ जाए और वह कितनी ही अधिक गंभीर औषधियां बना ले, उसके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली उसे पूरी तरह से नष्ट करने में कभी सक्षम नहीं होगी। 6 महीने बाद रुद्र की साधना केवल 2 स्तर बढ़ी और वह मूल क्षेत्र के 7वें स्तर तक ही पहुंच पाया। हालांकि उसकी साधना उतनी शक्तिशाली नहीं लगती थी, लेकिन रुद्र की विधियों के साथ गंभीर साधना के 3रे स्तर के लोगों की तो बात ही क्या थी। केवल गंभीर साधना के 4थे स्तर के लोग ही उससे लड़ सकते थे। इसलिए उसे लगा कि अपनी साधना से लोचन का सामना करना अब कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि
रुद्र की साधना में आधे साल में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन चून की अग्नि किसी भी शक्तिशाली स्रोत ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकी, इसलिए उसकी साधना में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई और वह अभी भी गंभीर क्षेत्र के पहले स्तर पर ही बनी रही। लेकिन ये जानते हुए कि रुद्र अपनी ताकत से लोचन को हराना चाहता था, अग्नि ने रुद्र को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसने रुद्र को उस स्थान पर साधना करने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार तयशुदा लड़ाई के बाद रुद्र के पास अग्नि के लिए ऊर्जा स्रोत खोजने का काफी समय था। उस दिन रुद्र ने कुछ दिन गिने और तयशुदा युद्ध में 1 महीने से भी कम समय बचा था। तयशुदा युद्ध से पहले जिन कामों को वह निपटाना चाहता था, उनके बारे में सोचते हुए रुद्र ने 100 मूढ़ों की घाटी छोड़ने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली थी जितनी उसने कल्पना की थी। आखिरकार उस दिन तेजस राजकुमार के महल से श्रीलीना लोचन की रक्षा करेगा, इसलिए यदि रुद्र लोचन को मार देता है तो उस दिन के बाद श्रीलीना इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए रुद्र को कुछ तैयारियां करनी पड़ीं, या कम से कम कोई आपदा खड़ी करने से पहले, ताकि उसके परिवार को फिर से उसकी वजह से परेशानी न हो। जिस समय रुद्र जाने की तैयारी कर रहा था, उसी समय पर्वत की चोटी पर अमनीर सिंह और वायु मंदिर के हॉल में शतरंज खेल रहे थे। भाई अमनीर सिंह, इन दिनों आपकी कृपा से मुझे सफलता के लिए ज़रूरी संकेत मिल रहे हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो 6 महीने के भीतर मैं गंभीर क्षेत्र के 9वें स्तर से स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। वायु ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, भाई वायु, पिछले कुछ वर्षों में अजूर प्रांत में आपने मेरी देखभाल की, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम दोनों के बीच के रिश्ते को देखते हुए ये शब्द बहुत ही विनम्रतापूर्ण हैं, लेकिन तेजस राजकुमार के महल से आने और कीर्ति वंश के मुखिया होने के नाते क्या राजकुमार के महल से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद सचमुच कोई समस्या नहीं होगी? कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी अगली चाल चली। जैसे ही मैं स्वर्गलोक में प्रवेश करूंगा, मैं महल के स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता हूं। भले ही मेरी अनुपस्थिति में लीन वंश और वह बूढ़ा व्यक्ति मेरे कीर्ति वंश को दबा दें, मेरे लौटने पर वे मेरे सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। ये कहते हुए वायु के चेहरे पर गर्व झलक रहा था। इस समय 9 प्रांतों में स्वर्गलोक अब कोई किंवदंती नहीं रह गया है, लेकिन आपके नीले प्रांत में केवल तेजस राजकुमार के महल के स्वामी और एपेक्स स्कूल के प्रमुख ही उस लोक में प्रवेश कर पाए हैं। इसीलिए नीला प्रांत 9 प्रांतों में सबसे कमजोर है। वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। हो, वायु अमनीर सिंह के उपहास भरे शब्दों पर केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका और उसने खंडन नहीं किया। ये सोचना गलत है कि पहले नीले प्रांत में सबसे शक्तिशाली लोग थे और यह 9 प्रांतों में हमेशा सबसे मजबूत प्रांत रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। वर्तमान में ये सच है कि नीला प्रांत पतन की ओर अग्रसर है। बेशक नीले प्रांत के पतन का कारण यह है कि उनकी पीढ़ी बहुत ही साधारण थी। ये सोचते हुए वायु भी आह भरे बिना नहीं रह सका। नीले प्रांत की वर्तमान युवा पीढ़ी को देखते हुए उनमें से बहुत कम ही असाधारण हैं। नीले प्रांत में आर्या बुरा नहीं है, लेकिन पूरे 9 प्रांतों की युवा पीढ़ी में वह कुछ औसत दर्जे का है। क्या स्वर्ग सचमुच चाहता है कि मेरा नीला प्रांत विलुप्त हो जाए? ऐसा नहीं होगा। आपके नीले प्रांत में युवा पीढ़ी का एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति सामने आया है। बस उसे थोड़ा समय दीजिए, वह निश्चित रूप से आर्या को पीछे छोड़ देगा। वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, भाई अमनीर सिंह, आपका इससे क्या मतलब है? ये शब्द सुनकर वायु के शांत चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया और उसने तुरंत सवाल किया, 100 मूढ़ों की घाटी में केवल 2 लोग नहीं हैं। आपके और मेरे अलावा एक और व्यक्ति है जो 100 मूढ़ों की घाटी में लगभग आधा साल तक रहा। साथ ही इस 6 महीने के भीतर ही उसने काफ़ी अच्छी फसल हासिल कर ली है। उसने प्रजनन के लिए विशालकाय जीवों के खजाने से गंभीर औषधियां चुराईं और 100 मूढ़ों की घाटी में जहां चाहे वहां गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद है और अभी जवान भी है। अगर वह इतनी कम उम्र में ये सब कर सकता है तो उसका भविष्य सचमुच उज्ज्वल है। वस्त्रधारी बूढ़े ने एक बार फिर मुस्कुराया। एक युवक जिसके पास धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद जैसी क्षमताएं हैं। उस क्षण वायु सचमुच शांत नहीं रह सका। वह उत्तेजित होकर अचानक खड़ा हो गया, क्योंकि नीले प्रांत के लिए एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद निश्चित रूप से एक असाधारण व्यक्ति था। एक युवक का धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद बन पाना वाकई एक प्रभावशाली बात थी और उसे इस बात को महत्व देना चाहिए था। लेकिन कुछ और गहराई से सोचने के बाद वायु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए उसने कहा, भाई अमनीर सिंह, लेकिन ये 100 मूढ़ों की घाटी है। आपने कहा था कि जब तक कोई नीले लबादे वाला विश्व आत्मावादी या स्वर्गलोक का कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति न हो, 100 मूढ़ों की घाटी में गठन खुलने के बाद कोई भी दबाव को रोक नहीं सकता। एक धूसर लबादे वाला विश्व आत्मावादी इस जगह पर आधे साल तक कैसे जीवित रह सकता है? हाँ, क्या यही उस नौजवान की असाधारणता नहीं है? इस विषय पर उसके जीवित रहने का सारा श्रेय आपको जाता है, भाई वायु। उस दिन अगर आपने उसे सुरक्षा बैज न दिया होता तो उसके लिए बैज को संघनित करने की विधि याद रखना संभव नहीं होता।
फिर भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि यह बच्चा वाकई असाधारण है। आखिर अगर आप नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादी नहीं होते तो आप मेरी रचना को संघनित नहीं कर पाते, लेकिन इसने कर दिखाया। खुद ही कहिए, क्या ये युवा पीढ़ी में वाकई एक असाधारण व्यक्ति नहीं है? वस्त्रधारी बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई अमनीर सिंह, आप कह रहे हैं कि 100 मोड़ों की घाटी में आधे साल तक रहने वाला युवक उसी दिन का रुद्र था? उसी क्षण वायु को आखिरकार समझ आ गया कि वह कौन है और उसकी निगाहें सदमे से भर गईं। स्वाभाविक रूप से ये वही है, कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। मैंने कहा था कि वह युवक एक विलक्षण प्रतिभा का धनी है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस स्तर तक प्रतिभाशाली होगा। इसीलिए तो उसे शाही आकाश ऋषि का उत्तराधिकार प्राप्त होना स्वाभाविक है। उसी क्षण वायु को अंततः समझ आ गया और स्तब्ध होने के साथ साथ वह मानो ज्ञानोदय प्राप्त कर चुका था और उसे यह महसूस होने लगा कि उस दिन उसने जो किया वह सही था। शाही आकाश ऋषि आखिर हैं क्या? वे तो केवल गंभीर स्तर के शिखर पर पहुंचे एक व्यक्ति थे और अपने जीवन में कभी स्वर्ग स्तर तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके द्वारा वायु चलने की मार्शल कला का सृजन करना निश्चित रूप से संयोग और भाग्य का ही परिणाम था। वह युवक उससे कहीं अधिक असाधारण है, क्योंकि 6 महीने पहले नीले प्रांत में एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ था, श्री ग्रेक्लॉक। उस श्री ग्रेक्लॉक ने न केवल एपेक्स स्कूल को सतर्क किया, बल्कि आपके तेजस राजकुमार के महल को भी सूचित किया। भले ही वह 6 महीने से गायब है, फिर भी नीले प्रांत के लोग अपने खाली समय में उसकी चर्चा करते रहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ग्रेक्लॉक वाला व्यक्ति रुद्र नाम का युवक होना चाहिए। कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। सचमुच ऐसी बातें भी होती हैं, लगता है ये रुद्र काफी चंचल लड़का है। वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनने के बाद वायु के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसका दिल अत्यधिक उत्साहित था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जितना अधिक बेचैन होता है, इसका अर्थ है कि वह उतना ही अधिक महान चरित्र बनने में सक्षम होगा। आखिरकार इतिहास के सर्वोच्च शक्तिशाली लोगों में से किसने युवावस्था में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया और अपनी पीढ़ी के लोगों को नीचा नहीं दिखाया? अभी अभी नीले प्रांत में ऐसा ही एक युवक प्रकट हुआ, जिससे वायु को मानो प्रकाश की किरण दिखाई दी। स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हालांकि इस लड़के पर विपत्ति आ सकती है। अचानक वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने कहा। विपदा? भाई अमनीर सिंह, आपका क्या मतलब है? ये सुनकर वायु के चेहरे के भाव में बहुत बदलाव आया। इस बालक ने एक व्यक्ति के साथ जीवन मरण का युद्ध छेड़ दिया है और इसकी तारीख नजदीक आ रही है। उसका प्रतिद्वंद्वी श्यामकूर्ण नगर के स्वामी का पुत्र है और उसे आपके तेजस राजकुमार के महल के लीन वंश की श्रीलीना से गहरा स्नेह प्राप्त है। पिछले 6 महीनों में उसे विकसित करने के लिए आपके तेजस राजकुमार के महल के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है। उस नौजवान की बात करें तो भले ही उसमें असाधारण प्रतिभा है, लेकिन उसे नीले प्रांत का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उसे इस लड़ाई में ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी। वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। ये शब्द सुनकर वायु ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति से कहा, भाई अमनीर सिंह, मैं आगे बढ़ो। मुझे पता है कि आप नीले प्रांत में एक सुसंस्कृत युवा पीढ़ी चाहते हैं। ये लड़का आपकी मदद के लिए बिल्कुल योग्य है। वायु के अपनी बात पूरी करने से पहले ही वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। हाँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं भाई अमनीर सिंह, मैं अब चलता हूँ। इतना कहते हुए वायु जाना चाहता था, लेकिन प्रवेश द्वार पर पहुंचकर रुक गया। उसने मुड़कर हाथ जोड़े और कहा, भाई अमनीर सिंह, इस बच्चे को जीवन दान देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उसकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। वायु के जाने के बाद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी और पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उसने दूर आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, 6 साल बीत गए, तो आप अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुए? एक दिव्य शरीर को इतना मौन और अज्ञात नहीं रहना चाहिए, है ना? क्या ये संभव है कि वास्तव में कोई दुर्घटना हुई हो? उसी क्षण कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके विचार 6 साल पहले घटी उस रात की ओर चले गए। उस रात 9 आकाशों की चांदी जैसी नदियों के ऊपर 9 रंगों वाली एक दिव्य बिजली प्रकट हुई। इसने पूरे महाद्वीप को हिला दिया, लेकिन अंत में यह नीले प्रांत की ओर बढ़ गई। उस रात जियांग राजवंश के कई दसियों हजार वंशवादी विशेषज्ञ नीले प्रांत की ओर रवाना हुए। उन्होंने दिव्य शरीर को खोजने की प्रतिज्ञा की, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। रुद्र के 100 मोड़ों की घाटी छोड़ने के बाद वह सबसे पहले नीले प्रांत के नंबर 1 स्कूल एपेक्स स्कूल की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य अपने बड़े भाई युगधर को ढूंढना था। 1 साल पहले रुद्रवंश के मिलन समारोह के बाद से रुद्र ने अपने बड़े भाई को एक बार भी नहीं देखा था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रुद्रवंश में रुद्र के लिए सबसे ज्यादा मायने युगधर ही रखते थे। अगर रुद्र को अपने पिता युगधर के अलावा रुद्रवंश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में पूछना पड़े तो वह युगधर ही होंगे। रुद्र को इन दोनों से ही पारिवारिक लगाव महसूस होता था।
फिलहाल रुद्र और लोचन के बीच युद्ध नजदीक आ रहा था, इसलिए भविष्य में निश्चित रूप से मुसीबतें आने वाली थीं। हालांकि युगधर एपेक्स स्कूल का शिष्य था, लेकिन उसकी हैसियत मामूली थी और अपनी ताकत के दम पर वह खुद को बचा नहीं सकता था। गौरव राजवंश के लिए उसे नुकसान पहुंचाना बहुत आसान था अगर वे ऐसा चाहते। इसलिए रुद्र युगधर को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था। आपने कहा था कि युगधर एपेक्स स्कूल में नहीं है, वह कहाँ गया? एपेक्स स्कूल के प्रवेश द्वार के सामने खड़े रुद्र ने एपेक्स स्कूल के बाहरी प्रांगण के शिष्य को थोड़ा आश्चर्य से देखा। मुझे कैसे पता चलेगा? आप उनके रिश्तेदार हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता चलेगा? एपेक्स स्कूल के शिष्य बहुत अभिमानी थे, यहाँ तक कि बाहरी दरबार के शिष्य भी ऐसे ही थे। वह रुद्र की साधना का स्तर नहीं देख सका, इसलिए उसने रुद्र को एक साधारण व्यक्ति समझा। यही कारण था कि उसकी निगाहें रुद्र पर तिरस्कार से भरी थीं और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झुंझलाहट झलक रही थी। युगधर के एपेक्स स्कूल छोड़ने की खबर सुनकर रुद्र का दिल बुरी तरह उलझ गया और उसने उस शिष्य के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ और सोचने के बाद युगधर एपेक्स स्कूल छोड़ने के बाद आखिर कहाँ गया होगा? आखिर उस समय रुद्रवंश का अस्तित्व ही नहीं था और युगधर बिना किसी कारण के एपेक्स स्कूल, जो उसके लिए एक विशाल आश्रय था, को तो छोड़ ही नहीं सकता था। भाई, सीनियर युगधर के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है? हालांकि जैसे ही रुद्र एपेक्स स्कूल से निकलने की तैयारी कर रहा था, एक पुरुष उसके पास आया। वह भी एपेक्स स्कूल का शिष्य था, लेकिन वह केवल एक बाहरी दरबारी शिष्य था। उसकी उम्र युगधर के लगभग बराबर थी और उसी क्षण वह रुद्र के सामने प्रकट हुआ। उसमें एपेक्स स्कूल के अन्य शिष्यों की तरह अहंकार बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। मैं युगधर का छोटा भाई हूँ और मेरा नाम रुद्र है। बड़े साहब, क्या आपको पता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ गए हैं? रुद्र को लगा कि वह आदमी यूं ही उससे बात करने नहीं आया होगा, इसलिए उसे जरूर कोई गुप्त बात पता होगी। भाई रुद्र, इधर आकर बात करो। चारों ओर देखने के बाद उस व्यक्ति ने रुद्र को एक कोने में खींच लिया जहां कोई नहीं था। तभी उसने कहा, मैंने तुम्हारे बड़े भाई के साथ ही एपेक्स विद्यालय में प्रवेश लिया था। जब हम बाहरी प्रांगण में थे तब हम अच्छे भाई थे। वह मुझसे कहीं अधिक प्रतिभाशाली था और मुझसे पहले दरबार का शिष्य बन गया। फिर भी इससे हम दोनों के बीच के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। आपके बड़े भाई में वाकई काफ़ी अच्छी प्रतिभा थी और अगर वह साधना जारी रखते तो भले ही वह मुख्य शिष्य न बन पाते, लेकिन वह एपेक्स स्कूल में एक वरिष्ठ व्यक्ति बन जाते। लेकिन 6 महीने पहले आपके परिवार में कुछ हुआ था, है ना? उस आदमी ने अचानक पूछा। हम परिवार में एक घटना घटी और हमारे पिता का देहांत हो गया। रुद्र ने सच नहीं कहा, क्योंकि परिवार के विनाश की बात कहना कभी अच्छा नहीं होता। अरे हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वह खबर मिलते ही वह एकदम बदल गया। उसने मुझसे और भी कम संपर्क किया और उसका स्वभाव असामान्य रूप से हिंसक हो गया। ठीक इसी वजह से, जो आमतौर पर नियमों का पालन करता था, उसने आंतरिक दरबार के एक वरिष्ठ सदस्य के पोते को नाराज कर दिया। तुम्हारा बड़ा भाई न केवल बुरी तरह घायल हो गया, बल्कि उसे एपेक्स स्कूल से भी निकाल दिया गया। शिष्य ने आह भरते हुए कहा, मेरे बड़े भाई को एपेक्स स्कूल से निकाल दिया गया? किसने किया? मेरे बड़े भाई को किसने नुकसान पहुंचाया? ये शब्द सुनकर रुद्र बेहद गुस्से में आ गया और उसे दुख भी सताने लगा। जो भी हो, बताने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आपका बड़ा भाई इस समय कहाँ है। उस व्यक्ति ने कहा, एपेक्स स्कूल से 500 मील दूर एक छोटा सा सराय था। सराय में कोई वेटर नहीं था और केवल एक ही मालिक था। वह मालिक कोई और नहीं बल्कि रुद्र का बड़ा भाई युगधर था। वर्तमान में युगधर की आयु ठीक 18 वर्ष थी और यह युवावस्था का चरम समय था। हालांकि अतीत की वीर भावना अब उसमें दिखाई नहीं देती थी। उस समय उसने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए थे और उसके उदास और निराश चेहरे में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। चलते समय वह लंगड़ाने लगा था। वह अपाहिज हो गया था। ओ यो युगधर, धिक्कार है। क्या तुम थोड़ी जल्दी नहीं कर सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे भूख लगी है? मदिरा कहाँ है? मदिरा कहाँ है? जल्दी मदिरा लाओ। अगर तुम जल्दी नहीं लाए तो मैं तुम्हारी टूटी फूटी शराब की दुकान तोड़ दूंगा। सराय के अंदर 3 मेजें मेहमानों से भरी हुई थीं। प्रत्येक मेज पर लगभग 6 लोग थे और वे सभी एपेक्स स्कूल के दरबारी शिष्य थे। मदिरा पीते हुए वे युगधर की ओर इशारा करते हुए उसे जोर जोर से गालियां दे रहे थे। युगधर उस दृश्य का आदी हो चुका था। वह लोगों के समूह को नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी। हालांकि ये बात उसके लिए नहीं थी। वह अपने छोटे भाई के बारे में सोच रहा था। वरिष्ठ जयदीप, ये युगधर काफ़ी सहनशील है। हर महीने हम यहाँ आकर उसका शराबखाना तोड़ देते हैं, फिर भी वह यहीं रहता है और कहीं नहीं जाता। एक शिष्य ने एक गोरे चेहरे और दाढ़ी वाले पुरुष से कहा, उसकी हिम्मत नहीं होगी, भले ही उसका रुद्रवंश खत्म हो गया हो। युगधर का एक छोटा भाई है जिसका नाम रुद्र है। अभी रुद्र नीलेश स्कूल में साधना कर रहा है। अगर उसने इस जगह को छोड़ने की हिम्मत की तो मैं उसके छोटे भाई को उससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगा।
दाढ़ी वाले आदमी ने ताना मारते हुए कहा। ऐसा लगता है कि युगधर अपने छोटे भाई के प्रति बहुत गहरी भावनाएं रखता है। वह अपने छोटे भाई की सुरक्षा के लिए ऐसे बलिदान दे सकता है। लेकिन वरिष्ठ जयदीप, मेरी समझ से तो आपको उसे मार ही देना चाहिए। चूंकि उसने आपको नाराज करने की हिम्मत की है, इसलिए उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक अन्य शिष्य ने भी सहमति जताते हुए कहा, हे, उसे मारना बेहद आसान है, लेकिन यह उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कि वह इसी तरह तुच्छ जीवन जीता रहे, किसी भी व्यक्ति से अधिक गरीब और किसी भी व्यक्ति से अधिक दुखी। आज मैं उसकी साधना को नष्ट कर दूंगा और वह पूरी तरह से अपाहिज हो जाएगा। दाढ़ी वाले उस आदमी ने एक घूंट मदिरा पी और उसकी आंखों में ठंडक सी छा गई। उसके बाद कुछ जोरदार आवाज़ों के साथ प्याला जमीन पर फेंक दिया गया। खटखट ये देखकर बाकी दो मेजों पर बैठे शिष्यों ने भी अचानक मेजें पलट दीं। फिर उन्होंने रसोई से बाहर निकले युगधर की ओर बुरी निगाहों से देखा। उस समय युगधर के एक हाथ में खाने की थाली थी और दूसरे में मदिरा। उसे पहले से ही इस दृश्य की उम्मीद थी। उसने बेबसी से दाढ़ी वाले आदमी को देखा और उदासीनता से कहा, जयदीप, क्या इतना काफ़ी नहीं है? मैं अब एपेक्स स्कूल का शिष्य नहीं हूं और मैं तुम्हारी दृष्टि से ओझल भी नहीं हुआ हूं। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं अब भी एक साधक हूं। भले ही मेरे पास एपेक्स स्कूल के शिष्य होने का गौरव न हो, फिर भी मेरी उपलब्धियां तो हैं ही। मैं जानता हूं कि तुम मेरी भलाई नहीं चाहते, इसीलिए मैंने यहाँ ये सराय खोली है। लेकिन फिर भी तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं क्या करूं? हम तुम्हें जाने दूं? अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो मैं जयदीप नहीं रहूंगा। मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि तुम और भी दुखी हो जाओ। लगता है तुम्हें ये स्पष्ट नहीं है कि तुम कहाँ के हो। एक साधक, आज से तुम साधक नहीं रहोगे, तुम एक आम आदमी भी नहीं रहोगे। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, दाढ़ी वाला आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने अपनी आस्तीन से एक ठंडी चमकती हुई कटार निकाली और आक्रामक ढंग से युगधर की ओर बढ़ा। दाढ़ी वाले उस व्यक्ति ने खंजर पकड़ते हुए क्रूर चेहरे के साथ युगधर के करीब कदम बढ़ाया। उससे पहले से ही मूल क्षेत्र के प्रथम स्तर का दबाव महसूस हो रहा था। घुटने टेक दो, जोरावर ने विस्फोटक ढंग से चिल्लाया और मूल क्षेत्र द्वारा निर्मित दबाव ज्वार की तरह युगधर की ओर बढ़ गया। उस क्षण युगधर विरोध करना चाहता था, लेकिन वह, जिसकी साधना केवल आत्मिक क्षेत्र के 7वें स्तर तक ही सीमित थी, मूल क्षेत्र के व्यक्ति के दबाव का सामना कैसे कर सकता था? एक झटके में वह घुटनों के बल बैठ गया। धड़ाम युगधर के सामने पहुंचते ही जोरावर ने अपनी बाहें फैलाकर युगधर को 2 जोरदार थप्पड़ मारे। जोरदार थप्पड़ों से युगधर जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। उसके चेहरे के दोनों ओर 2 बड़े बड़े उभार उभर आए। हे, जोरावर के थप्पड़ पर युगधर ने बस हल्की सी हंसी दी। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के अपमान सहने की आदत हो चुकी थी। फिर भी उसने कभी पलटवार नहीं किया। बात यह नहीं थी कि उसमें पलटवार करने की हिम्मत नहीं थी, बल्कि बात यह थी कि वह पलटवार करना ही नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसका छोटा भाई बहुत ही प्रतिभाशाली है। अगर वह अपने छोटे भाई को थोड़ा समय दे दे तो वह निश्चित रूप से अच्छे से बड़ा हो सकता है। उस समय उसे झेलनी पड़ी सारी बेइज्जती का बदला लिया जा सकता था और उसके रुद्रवंश के विनाश की गहरी नफरत का भी बदला लिया जा सकता था। हाँ, तुम हंसते हो। हे भगवान, तुम अब भी हंस सकते हो। मैं तुम्हें हंसने दूंगा, मैं तुम्हें हंसने दूंगा। देखते हैं कि तुम अब भी हंस पाते हो या नहीं। जोरावर को युगधर की हंसी से गुस्सा आ गया। उसने अपना पैर उठाया और युगधर के दूसरे पैर पर रख दिया। एक जोरदार आवाज के साथ जोरावर के पैर से युगधर का दूसरा सुंदर पैर भी टूट गया। पैर टूटने का दर्द उसे जकड़ रहा था, लेकिन युगधर ने अपने दांत कसकर भींच लिए और एक शब्द भी नहीं बोला। साथ ही उसने माफी भी नहीं मांगी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे लोगों के सामने भीख मांगना व्यर्थ है। हंसो, अगर दोबारा हंसे तो जिंदगी भर हंस नहीं पाओगे। जोरावर ने ताना मारना जारी रखा और हाथ में खंजर उठाया। पागलों की तरह उसने युगधर के दांत पर वार किया और सचमुच युगधर की साधना को नष्ट करने के लिए तैयार था। नहीं, उसी क्षण युगधर का चेहरा भी एकदम बदल गया। वह जोर से चिल्ला उठा। जोरावर ने उसके साथ चाहे जैसा भी बर्ताव किया हो, वह सह सकता था, लेकिन अपनी साधना को नष्ट होते देखना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यही तो उसकी जिंदगी थी। 8 साल की मेहनत से अर्जित शक्ति को भला कोई यूं ही कैसे छीन सकता था? हालांकि उसकी चीख से न केवल खंजर के गिरने की गति कम नहीं हुई, बल्कि इससे जोरावर का युगधर की साधना को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प और भी बढ़ गया। ठंडी चमक एक पल में गुजर गई और युगधर के शरीर से खून बहने लगा। खंजर युगधर के दंतियन में गहराई तक धंस गया। उस क्षण युगधर का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसके दांतियान में हो रहे तीव्र दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह रोया नहीं। उसकी आंखें बस वृत्ताकार हो गईं और वह बिना नजर हटाए अपने दांतियान को घूरता रहा। उसने स्वयं देखा कि 8 वर्षों में संचित उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बह गई और अंततः उसके शरीर से पूरी तरह निकल गई।
आह टिल्ड 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 टिल्ड, मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक युगधर जोर से चिल्लाया और एक भयंकर बाघ की तरह जो भड़क उठा हो वह असीम क्रोध के साथ खड़ा हो गया और जोरावर की ओर छलांग लगा दी। धड़ाम, लेकिन भला वो जिसने अपनी साधना खो दी थी जोरावर को कैसे हरा सकता था। उसने लापरवाही से पैर उठाकर युगधर को रेत की बोरी की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया और वो जोर से सराय की दीवार से जा टकराया। आह, जब युगधर जमीन पर गिरा तो उसके मुंह से खून की एक मोटी धार निकली। उसकी अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन फिर भी युगधर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठ खड़ा हुआ और पास खड़े जोरावर को घूरने लगा। पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। यहाँ तक कि खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। उसका पूरा शरीर चकनाचूर और अपंग हो चुका था। अब से तुम एक बीमार कुत्ते होगे और हमेशा मेरे सामने ही रेंगोगे। हा, जोरावर ने युगधर को पागलपन भरी हंसी से देखा और उसकी हंसी असामान्य रूप से खुशमिजाज थी। उस दृश्य को देखते ही उसके पीछे खड़े चापलूसों का समूह भी हंस पड़ा, लेकिन उनके दिल कांप उठे क्योंकि जोरावर के तरीके बेहद क्रूर थे। सचमुच, जो लोग उसे नाराज करते थे उनके लिए जिंदा रहने से बेहतर मर जाना था। जिस समय जोरावर युगधर को गालियां दे रहा था उसी समय आकाश से एक श्वेत शिखी बाज उतरा और छोटी सी सराय के पास पहुंचा। श्वेत शिखी बाज पर बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। रुद्र ने अपनी आत्मिक शक्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा लिया था, जिससे उसकी सुनने की क्षमता भी बहुत अधिक संवेदनशील हो गई थी। इसलिए जब उसने किसी की दर्द भरी चीख सुनी तो उसके चेहरे पर तुरंत बड़ा बदलाव आ गया। वह श्वेत शिखी बाज से कूद गया और शाही आकाश तकनीक का प्रयोग करते हुए दर्द भरी चीख सुनकर तेजी से उस छोटे से सराय में घुस गया। वह समझ गया कि वह चीख उसके बड़े भाई युगधर की थी। धमाका! रुद्र बिजली की तरह सराय में घुस गया और उसके प्रवेश करते ही वह अपने साथ तेज हवा भी ले आया। हवा के आते ही सराय में अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि सराय में मौजूद एपेक्स स्कूल के शिष्य भी हवा के झोंके से जमीन पर लौटने लगे। भाई! सराय में प्रवेश करते ही रुद्र की निगाहें तुरंत युगधर के शरीर पर टिक गईं। जमीन पर पड़े युगधर को देखकर, जिसके पूरे शरीर पर चोटें थीं, रुद्र का दिल मानो उछल पड़ा और वह तुरंत उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। भाई! युगधर अपनी साधना शक्ति खो बैठा था, इसलिए उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन रुद्र की आवाज़ ने उसे जगा दिया। जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि रुद्र ठीक उसके सामने खड़ा है, तो वह और भी चौंक गया। हालांकि जब उसने अपनी निगाहें जोरावर और रुद्र के पीछे खड़े अन्य लोगों की ओर घुमाई तो उसने रुद्र को धक्का देकर दूर कर दिया और जोर से कहा, भागो भागो भाई! ये व्यक्ति तुम्हारा निकम्मा छोटा भाई तो नहीं है जो घटिया स्कूल में साधना करता है, रुद्र है ना? जोरावर के होंठों के कोने पर एक अजीब और शैतानी मुस्कान उभर आई। उसी समय उसके पीछे खड़े चापलूस लोग भी जोरावर का इशारा समझ गए। उन्होंने रुद्र को भागने से रोकने के लिए सराय का प्रवेश द्वार रोक दिया। जोरावर, जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है वो मैं हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझसे कहो। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। जब युगधर ने देखा कि जोरावर ने अपनी तीखी निगाहें रुद्र की ओर डालीं, तो वह समझ गया कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रुद्र के सहारे खड़ा हुआ युगधर जोरावर के सामने घुटने टेककर विनती करना चाहता था। धड़ाम! हालांकि युगधर के घुटने टेकने से पहले ही एक शक्तिशाली बड़े हाथ ने उसे वापस ऊपर खींच लिया। ये रुद्र था। जैसे ही रुद्र ने अपने बड़े भाई को सहारा देकर उठाया, उसकी निगाहें जोरावर पर टिकी थीं जो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुमने ही मेरे भाई के साथ ऐसा किया है? हाँ, मैंने ही किया। अब तुम क्या चाहते हो? तुम जैसे मामूली घटिया स्कूली छात्र मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? जोरावर ने उपहास उड़ाते हुए हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी भयावहता थी। जैसे ही जोरावर ने यह बात मानी, रुद्र की दोनों आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर में फैली बर्फीली खून की प्यास ने तुरंत पूरे सराय को भर दिया। उसने जोरावर को घूरते हुए, दांत पीसते हुए 8 शब्द कहे, मैं तुम्हें मरने की इच्छा करवा दूंगा। रुद्र की रक्तपिपासा ठंडी हवा की तरह निर्मम थी और किसी की भी आत्मा को छीन सकती थी। वहां मौजूद हर कोई, चाहे बाहर हो या अंदर, दिल से जम गया था। वे डर से कांप रहे थे और पीछे हटते जा रहे थे। कुछ लोगों के पैर तो उस रक्तपिपासा के कारण कांपने लगे और वे जमीन पर घुटने टेक दिए। ये क्या हो रहा है? ये माहौल डरावना है। क्या ये लड़का वाकई इंसान है? कुछ लोग ये शब्द कहते हुए कांप रहे थे और वहां मौजूद हर किसी ने उनके शब्दों को दोहराया। वे उस जानलेवा इरादे से भयभीत थे। वे सचमुच डरे हुए थे। ये डर उनके दिल से उपजा था। डरने की क्या बात है? वो तो मामूली स्कूल का निकम्मा है। हम में से कोई भी उसे एक उंगली से चुटकी काटकर मार सकता है। ठीक उसी समय जोरावर ने गुस्से से दहाड़ मारी। उसके शब्दों ने वास्तव में उसके पीछे मौजूद चापलूसों का आत्मविश्वास काफी हद तक बढ़ा दिया, क्योंकि वे इस बात से अनजान थे कि रुद्र के आसपास जो चीज मंडरा रही थी वह रक्तपिपासा की प्यास थी। उन्हें बस इतना पता था कि ये दबाव नहीं था, इसलिए वे रुद्र की साधना का स्तर निर्धारित नहीं कर सके।
हालांकि अवचेतन रूप से उन्हें यह आभास हुआ कि रुद्र की साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं होगा। कम से कम उसे मूल स्तर में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। इसलिए लोगों के उस समूह ने अपने मन को स्थिर किया और अपने डर को सहन किया। वे न केवल पीछे नहीं हटे बल्कि दुर्भावना से रुद्र की ओर बढ़ पड़े। वे रुद्र को खत्म करना चाहते थे जिसने उन्हें बेचैन कर दिया था। भाई, मुझे पता है तुम बच निकल सकते हो। भागो, मुझे छोड़कर भागो। जब तक तुम जीवित हो मेरे रुद्रवंश को उम्मीद रहेगी। तुम मर नहीं सकते। ये देखकर युगधर ने अपने शरीर के दर्द को सहते हुए रुद्र पर दहाड़ मारी। 6 महीने तक इतना अत्याचार सहने का कारण ये था कि वह अपने छोटे भाई रुद्र को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन उसी क्षण रुद्र ने खुद को यहाँ भेज दिया। इससे वह लगातार घबराता रहा क्योंकि उसके लिए उसका अपमान हो सकता था, उसकी साधना नष्ट हो सकती थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई को कुछ भी होते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। भागना, अब उसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय जोरावर ने अचानक हमला कर दिया। उसने मूल शक्ति से परिपूर्ण एक शक्तिशाली मुक्का रुद्र की ओर फेंका। जब वो मुक्का पड़ा तो युगधर की 10,000 उम्मीदें चूर चूर हो गईं। उसे लगा कि उसका छोटा भाई निश्चित रूप से मर चुका है। उसे लगा कि उसका रुद्रवंश पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन अगले ही पल उसे गहरा सदमा लगा। रुद्र ने बस अपनी हथेली थोड़ी सी उठाई और जोरदार धमाके के साथ जोरावर की मुट्ठी को अपने हाथ में जकड़ लिया। उसके बाद उसकी मुट्ठी पूरी तरह से चूर चूर हो गई। फिर रुद्र ने अपना हाथ हिलाया और एक चीरने जैसी आवाज के साथ जोरावर का पूरा हाथ धड़ से अलग हो गया। तुम। उस पल वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और वे सब स्तब्ध रह गए। हालांकि जोरावर उतना ताकतवर नहीं था, लेकिन कम से कम वह मूल क्षेत्र में तो था। एक साधारण से स्कूल के शिष्य द्वारा उसकी बांह इतनी जबरदस्ती कैसे तोड़ी जा सकती थी। लेकिन अगले ही पल उन्हें रुद्र के तौर तरीके समझ आ गए। ये रुद्र की ताकत नहीं थी, बल्कि यातना देने के वो तरीके थे जो जोरावर के तरीकों से कहीं बढ़कर थे। उन्होंने असली क्रूरता देखी। रुद्र ने जोरावर द्वारा जमीन पर गिराए गए खंजर को उठाया और उसके शरीर से मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटना शुरू कर दिया। अभी उसका काम खत्म भी नहीं हुआ था कि उसने उसके पूरे शरीर को इस हद तक काट दिया कि मांस का एक भी टुकड़ा साबुत नहीं बचा था। तभी अजीबोगरीब हड्डियां दिखाई देने लगीं। उसी क्षण सराय में दिल दहला देने वाली, दिल को चीर देने वाली, दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। जोरावर दर्द से कराह रहा था क्योंकि रुद्र के तरीके उसके लिए असहनीय थे। वे बेहद भयावह थे। सबसे भयावह तरीके तो लोगों द्वारा मारे जाना नहीं होते। सबसे भयावह वह दर्द होता है जो जागते हुए महसूस होता है। रुद्र ठीक उनकी आंखों के सामने वही कर रहा था। जब उन्होंने जोरावर को देखा, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और सिर को छोड़कर उसके शरीर का लगभग हर हिस्सा जबरदस्ती काटकर कंकाल बना दिया गया था, तो एपेक्स स्कूल के शिष्यों के चेहरे, जो पहले से ही हरे पड़ गए थे, ये देखकर और भी हरे हो गए कि असली राक्षस क्या होता है। टिल्ड। वहां पहले से ही एक व्यक्ति ऐसा था जो ये सब सहन नहीं कर सका और भागने के लिए मुड़ गया। हालांकि वह सराय से बाहर नहीं भाग सका, बल्कि जो भी सराय के प्रवेश द्वार के पास जाने की हिम्मत करता, वह तुरंत खून के तालाब में बदल जाता और उसका खून चारों ओर फैल जाता। उस क्षण सराय के प्रवेश द्वार पर खून की नदियां बहने लगीं। मास्टर, कृपा करके हमें बख्श दीजिए। हमें मजबूर किया गया था। कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। उस क्षण सराय में मौजूद लोग न तो आगे बढ़ने की हिम्मत कर रहे थे और न ही पीछे हटने की। वे सभी जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए और लगभग गिर ही पड़े थे। हालांकि रुद्र ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और जोरावर पर अपना अत्याचार जारी रखा। उसी समय जब उसने उस दुश्मन को देखा जिससे वह अपने छोटे भाई द्वारा इस कदर विकृत कर दिए जाने से पहले अतुलनीय रूप से भयभीत था, और जब उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने उसे कई बार धमकाया था और फिर अपने छोटे भाई के सामने घुटने टेककर अंतहीन विनती की, तो युगधर का चेहरा सदमे से भर गया था। अंततः उसे समझ आ गया कि उसके छोटे भाई ने पहले पीछे हटने का इरादा क्यों नहीं किया था। दरअसल उसका छोटा भाई अब परिपक्व हो चुका था। वह मूल लोक के लोगों को आसानी से मार सकता था और इतना शक्तिशाली था कि वह अपने बड़े भाई की रक्षा कर सकता था। उसी क्षण युगधर की आंखों में आंसू भर आए। वह भावुक होकर रो रहा था। वह अपने दर्द या शिकायतों के कारण नहीं रो रहा था, वह भावनाओं से भर गया था। उसके रुद्रवंश को आखिरकार उम्मीद की किरण दिखाई दी, वह उम्मीद जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रहा था। भाई, बस करो, उन्हें जाने दो। अचानक युगधर ने बोलना शुरू किया। जब उसने अपने उस भाई को देखा जिसने उसके सबसे बड़े दुश्मन को उस हालत में पहुंचा दिया था, तो उसका क्रोध गायब हो गया और उसके दिल में बसी नफरत भी मिट गई। दयालु व्यक्ति जोरावर को इस प्रकार प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। भले ही उसने उसे इस हालत तक पहुंचाया हो, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके छोटे भाई के वर्तमान कार्यों ने जोरावर को पहले ही कई गुना अधिक दंड दे दिया है। भाई, युगधर की पुकार सुनकर रुद्र की खून जैसी लाल आंखें अचानक चमक उठीं। जो पहले क्रोध से भरा हुआ था, वह आखिरकार होश में आ गया।
जब रुद्र ने अपने बड़े भाई को देखा जो अभी भी खून बह रहा था और दर्द सह रहा था, तो उसने जोरावर की परवाह नहीं की। वह जल्दी से अपने बड़े भाई के सामने गया, एक दवा की गोली निकाली और युगधर के मुंह में ठूंस दी। धन्यवाद भाई युगधर, धन्यवाद भाई युगधर। ये देखकर सबसे ज्यादा खुश वे लोग थे जो अभी भी सराय में घुटनों के बल बैठे थे। उन्होंने पहले युगधर को प्रणाम किया, फिर लड़खड़ाते हुए वे सराय से बाहर भागने लगे। उस पल उनके लिए वह छोटा सा शराबखाना, वह शराबखाना जहां उन्होंने कई बार अपना सिर पटका था, किसी नरसंहार के अखाड़े जैसा था। यह इतना भयावह था कि लगभग उनकी जान ही ले ली थी। इसलिए जब वे बाहर भागे तो ऐसा लगा मानो वे मानव जगत में लौट आए हों। वह एहसास कितना सुखद था, कितना सुकून भरा। बैंग 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 बैंग। हालांकि जैसे ही उन्हें लगा कि वे एक विपत्ति से बच गए हैं, रुद्र के एक विचार से वे खून के रंग के पटाखों की तरह एक के बाद एक फटकर मर गए और खून के कई तालाबों में बदल गए। भाई, ये मेरी गलती है, मैं निकम्मा हूँ। अगर मैं देर से नहीं आता तो तुम ऐसा नहीं करते। रुद्रवंश के युगधर को गले लगाते हुए उसने अपने बड़े भाई के टूटे हुए पैर और घायल दांतियान को देखा। रुद्र की आंखों के कोने से गर्म आंसुओं की दो धाराएं बह निकलीं। वह जानता था कि युगधर के लिए साधना कितनी महत्वपूर्ण थी, और वह ये भी जानता था कि जब उसकी साधना नष्ट हो जाती है तो उसे कितना दर्द होता है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही मेरे रुद्रवंश की उम्मीद हो। युगधर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बाकी थी। ये शब्द कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गया। भाई, भाई। रुद्र बहुत चिंतित था। वह युगधर को लगातार हिला रहा था और उसे सचमुच डर था कि युगधर इसी तरह सो जाए और फिर कभी न जागे और उसका सबसे करीबी रिश्तेदार उसे यूं ही छोड़कर चला जाए। रुद्र, घबराओ मत, यह मत भूलो कि तुम एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्मावादी हो। ठीक उसी समय एग्नि की आवाज सुनाई दी। एग्नि, क्या मेरे बड़े भाई को बचाने का कोई उपाय है? मैं उन्हें अपाहिज नहीं होने दे सकता। बिल्कुल नहीं, रुद्र ने घबराते हुए पूछा। हालांकि वह एक धूसर लबादाधारी विश्व आत्माविद था, लेकिन उसे जो तरीके पता थे वे सीमित थे। इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीद एग्नि पर टिका दी थी। ये तो बस टूटी हड्डियां हैं, आपके मौजूदा तरीकों से इन्हें ठीक करना बहुत आसान है। दूसरी ओर साधना की अवस्था को पुनः प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई तरीका ही न हो, हालांकि इसके सफल होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अभी आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एग्नि ने कहा। क्या तरीका? एग्नि, जल्दी बताओ। ये देखकर कि कोई तरीका है, रुद्र थोड़ा उत्तेजित हो गया, क्योंकि उम्मीद चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, बिल्कुल उम्मीद न होने से तो बेहतर ही थी। असुरलोक में एक निषिद्ध आत्मिक गठन है। ये किसी की साधना शक्ति को छीनकर दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकता है। क्योंकि यह आत्मिक गठन अत्यंत क्रूर है और इसकी सफलता दर बेहद कम है, और यदि यह विफल हो जाता है तो हो सकता है कि व्यक्ति अपना जीवन भी न बचा पाए, इसलिए मेरे असुरलोक में यह निषिद्ध है। विश्व आत्माओं को भी इस गठन को विश्व आत्मावादियों को प्रदान करने की मनाही है। हालांकि ये निषिद्ध आत्मा निर्माण ही आपके बड़े भाई को उनकी साधना पुनः प्राप्त करने में मदद करने का एकमात्र तरीका है। सौभाग्य से वह व्यक्ति अभी तक मरा नहीं है, इसलिए उसकी साधना ली जा सकती है। यदि यह सफल होता है तो आपका बड़ा भाई मूल क्षेत्र का व्यक्ति बन सकता है, लेकिन यदि यह विफल होता है तो आपका बड़ा भाई, एग्नि ने समझाया। एग्नि, क्या ये निषिद्ध गठन एक दिन बाद किया जा सकता है? रुद्र ने पूछा। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यह विफल हो गया तो तुम्हारे बड़े भाई की जान चली जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एग्नि ने एक सवाल के साथ जवाब दिया। मैं अपने बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। उनके लिए साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि उनके पास साधना न हो, यदि वे साधना करने में असमर्थ हों, तो उनके लिए जीना मरने से भी अधिक कष्टदायी होगा। मैं अपने बड़े भाई के लिए यह फैसला लूंगा। चूंकि यह करना ही है तो क्यों न इसे पूरी तरह से सोच समझकर करूं। जब रुद्र ने जोरावर को देखा तो उसकी निगाहों में दृढ़ संकल्प झलक उठा। पहले तो एग्नि को रुद्र का मतलब समझ ही नहीं आया, लेकिन जब रुद्र जोरावर की चीजें एपेक्स स्कूल वापस ले आया और जब दरबार का एक वरिष्ठ सदस्य जल्दी से सराय की ओर भागा, तब उसे रुद्र का इरादा समझ में आया। दक्ष, दक्ष, धिक्कार है, तुम्हारे साथ ये किसने किया? वह बूढ़ा व्यक्ति एपेक्स स्कूल का एक वरिष्ठ सदस्य था, लेकिन साथ ही वह जोरावर का दादा भी था। वही व्यक्ति था जिसने युगधर को एपेक्स स्कूल से निकाल दिया था। उस समय जोरावर मरा नहीं था, हालांकि वह बोल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर कंकाल बन चुका था, लेकिन आंतरिक अंग अभी भी सुरक्षित थे। फिर भी उसका रूप असामान्य रूप से भयानक था। अपने पोते को उस हालत में तड़पाते देख बूढ़ा व्यक्ति दुखी और क्रोधित दोनों था। गहरे शोक के साथ साथ वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि अगर उसके पोते को सताने वाला व्यक्ति उसके सामने आने की हिम्मत भी करता है तो वह उस व्यक्ति के शव के 10,000 टुकड़े कर देगा। कौन? किसने किया? यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हारे शव के 10,000 टुकड़े कर दूंगा।
वह बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर से गंभीर विद्या के प्रथम स्तर की आभा निकल रही थी, जिससे धरती इतनी कांप उठी कि हिल गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हारे शव के 10,000 टुकड़े कर दूंगा। ठीक उसी क्षण एक भूत की तरह रुद्र उस बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाश से एक जबरदस्त दबाव आया और बूढ़े आदमी को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? मेरे जायसवाल परिवार को तुमसे कोई शिकायत या नफरत नहीं है, तो तुम्हें मेरे पोते के साथ ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? रुद्र के दबाव से बूढ़े व्यक्ति की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर जो पहले क्रोध से भरा था, वह पल भर में भय और घबराहट में बदल गया। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा युवक कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने कब इतना बड़ा दुश्मन बना लिया। बूढ़े आदमी का सवाल सुनकर रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं युगधर का छोटा भाई हूं। क्या तुम? उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति को अचानक सब समझ आ गया और साथ ही वह बेहद हैरान भी हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एपेक्स स्कूल में इतना मामूली समझे जाने वाले युगधर का इतना ताकतवर छोटा भाई होगा। इतना ताकतवर कि उसके सामने वह खुद भी बेबस था। उस क्षण बूढ़े का चेहरा राख जैसा हो गया था। उसने प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, क्योंकि अपने पोते की दयनीय हालत और आसपास के खून के धब्बे देखकर वह समझ गया था कि इस बार उसने एक घातक शक्ति को क्रोधित कर दिया है। गिड़गिड़ाना व्यर्थ था। उसके पास मृत्यु की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुद्र धीरे धीरे बूढ़े आदमी के सामने गया, फिर जोरावर को देखा जो मुश्किल से जी रहा था और उदासीनता से बोला, याद रखना, अगले जन्म में अच्छी तरह याद रखना। तुम कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन मेरे रुद्रवंश के लोगों को नहीं। इतना कहकर एक झटके में खून की 2 धारें निकली और जमीन पर फैल गईं। कुछ दिनों बाद नीले प्रांत के एक शहर में लोगों का एक समूह आया। वे युवा थे, उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे और सबसे बड़े भी युवा ही थे। उनमें से कई अभी किशोर ही थे। उन्होंने उस जगह पर एक आलीशान हवेली खरीदी। वह हवेली बहुत ही आलीशान थी, इतनी आलीशान कि स्थानीय अमीर परिवार भी उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि जो लोग खुद को धनी मानते थे, उनके पास भी ऐसी हवेली खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। युगधर हवेली के एक कमरे में लेटा हुआ था। काव्या, जिया, चंदर, ईशान, वीर और रुद्रवंश की युवा पीढ़ी के सभी लोग उसके बिस्तर के पास थे। यहाँ तक कि सुदीप और विशाल भी मौजूद थे। रुद्र को छोड़कर रुद्रवंश की युवा पीढ़ी के लगभग सभी जीवित सदस्य वहां उपस्थित थे। फिलहाल वे सब उसी कमरे में इकट्ठा थे और युगधर के बिस्तर के सामने खड़े थे। चिंता से भरे चेहरों के साथ वे युगधर को घूर रहे थे और चुपचाप उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। वह जाग गया, वह जाग गया। अचानक जिया ने जोर से चिल्लाया और उसी क्षण सब लोग चौंक गए। कुछ लोग तो उत्साह से उछल पड़े और कई लोग युगधर का नाम पुकारने के लिए आगे बढ़े। वीर, काव्या, जिया, तुम यहाँ क्यों हो? ये जगह कहाँ है? अपने सामने मौजूद परिचित चेहरों को देखकर युगधर थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। ये देखकर काव्या ने युगधर को सब कुछ समझाया। दरअसल रुद्र को डर था कि रुद्रवंश की युवा पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उसने उन सभी को स्कूल छोड़कर यहाँ आने को कहा। उसने हवेली खरीद ली और उन्हें अपने नाम बदलकर यहाँ रहने को कहा। उस समय तक रुद्र ने सारी व्यवस्था कर ली थी, इसलिए रुद्रवंश की युवा पीढ़ी भी रुद्र की बात मानकर स्कूल छोड़ने को तैयार हो गई। वे शांतिपूर्वक उस इलाके में रहे और अपनी पहचान छुपा ली। In a world where power decides fate, will rise to shake the heavens.